ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। ये जो क्लास है सर, ये फाउंडेशन की क्लास है। तो इस क्लास में हम हमारा बेसिक्स को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। तो हम बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ते हैं, और बिल्कुल स्क्रैच का मतलब है बिल्कुल जीरो पे हम लोग खड़े हैं। जो हो सकता है जो मैं बताऊंगा वो आपको पहले से पता हो, ठीक है। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं होगा। हमको साथ लेके चलना है। हम इसमें ये कोशिश करेंगे कि हम किसी भी सब्जेक्ट को, क्योंकि हम अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। कई बार कुछ लोग साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कुछ लोग नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कुछ अदर बैकग्राउंड से आ रहे हैं। कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम फर्स्ट बार पढ़ रहे होते हैं। तो हम इस फाउंडेशन में ये कोशिश करते हैं कि हम हर सब्जेक्ट को स्क्रैच से पढ़ पाएं, फ्रॉम द वेरी बेस। ओके। और हम इसमें जो कवर करने वाले हैं वो डेफिनेटली यूपीएससी की प्रिपरेशन में या किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो आपको बताया गया है कि बेस जो आपका है वो एनसीईआरटी है सर। ऐसा कहा जाता है सर कि एनसीईआरटी आपका क्या है सर, बेस है। एनसीईआरटी सभी लोग पढ़ के आए हैं सर। हम ट्वेल्थ तक की अगर एनसीईआरटी को एक्सप्लोर करें तो ट्वेल्थ तक तो मोस्टली सारे लोग एक जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। टेंथ तक आप सारे सेम पढ़ते हो, और 11 ट्वेल्थ में हो सकता है आपने जो स्ट्रीम लिया वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो 11 ट्वेल्थ वाला पार्ट जो है वो हमने एक्सप्लोर नहीं करा होता है, नहीं करा होता है। जिसने आर्ट्स ली उसने साइंस नहीं पढ़ी, जिसने साइंस ली उसने आर्ट्स नहीं पढ़ी। उसके अलावा हम ये जो पोर्शन पढ़ते हैं फ्रॉम क्लास 6 to 10th, इस क्लास 6 to 10th वाले पोर्शन को हम वैसे एक्सप्लोर नहीं करते जैसे कि एग्जैक्टली करना चाहिए, क्योंकि स्कूल्स में इतना अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता होता है सर। तो यहाँ हम वो कोशिश करते हैं कि हम उन सब्जेक्ट्स को भी फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो हम कोशिश करेंगे सर। ठीक है। जो कोर सब्जेक्ट्स हम थ्रू आउट द फाउंडेशन में पढ़ने वाले हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज द हिस्ट्री, दैट इज द हिस्ट्री सर। ठीक है। हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। कंट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू सब्जेक्ट तो सारे इंपॉर्टेंट है, पर हिस्ट्री रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसका जो वेटेज है एग्जामिनेशंस में, वो वेटेज कंसिडरेबल होता है सर, काफी अच्छा। ठीक है। हिस्ट्री को हम डिवाइड करके चलते हैं। हमको पता है कि हिस्ट्री को हम मेजर 3 पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं। एक हमारी क्या होती है सर, एंशियंट हिस्ट्री होती है। एक हमारी होती है मेडिवल, और तीसरी होती है हमारी मॉडर्न। ठीक है सर। इसके अलावा हम हिस्ट्री को 2 और टाइप में डिवाइड करते हैं, और वो जो 2 टाइप है वो है हमारा, एक है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री, क्या है सर, और एक हमारा मिलता है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, ये 5 टाइप की हमारी हिस्ट्री होती है। थ्रू आउट हमारी एग्जाम की जर्नी में हम इन हिस्ट्रीज को पढ़ते हैं, बट थ्रू आउट द जर्नी आई हैव लर्न, या मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है कि सबसे ज्यादा ट्रबल जो लोगों को कर रही होती है वो हिस्ट्री कर रही होती है। ठीक है। बिकॉज हिस्ट्री में सबसे बड़ी एक बात होती है कि हिस्ट्री में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है सर। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन को हमको सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना है। नो डाउट आप नॉलेज गेन करेंगे सर, पर नॉलेज के साथ साथ अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, अगर एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो नॉलेज वाला पर्सन तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान देने लगता है, लोगों को देने लगता है, क्योंकि उसको पता है चीजें। नॉलेज की रेस्पेक्ट तभी तक है, नॉलेज की रेस्पेक्ट तभी है जब आप एग्जैक्टली उस नॉलेज से अपनी सक्सेस को बिल्ड करो सर। ये आप लिख के ले लो, दिस इज द प्रेगमेटिक एडवाइस। आपके नॉलेज की रेस्पेक्ट तभी है जब वो नॉलेज जो है वो सक्सेस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर वो सक्सेस में कन्वर्ट नहीं हो रहा किसी भी वजह से, एक व्यक्ति जिसका 1 नंबर से सिविल सर्विसेज रह गया सर, और एक व्यक्ति जिसका 1 नंबर ज्यादा आने से सिविल सर्विसेज हो गया, इन दोनों की सोशल प्रेस्टीज में एंटायरली दिन रात का अंतर दिख जाएगा, आपको दिखेगा। क्योंकि जिसका क्लियर हो गया है उसको रातों रात फेम भी मिल सकता है, उसकी रातों रात रेस्पेक्ट भी हो सकती है सर, हो सकती है। बट जिसका क्लियर नहीं हुआ वो बिल्कुल, मतलब आप या तो उस तरफ खड़े हो या इस तरफ खड़े हो वाली बात हो जाती है, हो जाती है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने नॉलेज को किस में कन्वर्ट करें सर, सक्सेस में कन्वर्ट करें। और इस थ्रू आउट जर्नी में, इस फाउंडेशन की जर्नी में, हम सिर्फ नॉलेज की और सक्सेस की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि आपको रीड करना है, आपको लर्न करना है, आपको पढ़ना है सर, इसी की सिर्फ बात नहीं करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि आपको स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज ये जर्नी 1 दिन 2 दिन की नहीं है। आप स्कूल का एग्जाम करते हो, रात को पढ़ते हो, सुबह एग्जाम दे के आ जाते हो। कॉलेज के एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, रात को पढ़ते हो, सुबह एग्जाम दे के आ जाते हो, क्लियर हो जाता है। यूपीएससी या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की जर्नी बाकी एग्जाम से डिफरेंट क्यों होती है, इसको कभी ऑब्जर्व किया आपने? जो डिफरेंस है वो क्रिएट ये होता है कि उसका जो प्रिपरेटरी पीरियड है सर, जो आप 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन करते हो, वो ड्यूरेशन लंबा है सर, है।
और क्योंकि ड्यूरेशन लंबा है तो अपने आप को कंटिन्यूअसली मोटिवेट रख पाना, अपने आप को कंटिन्यूअसली उस पाथ पे ग्रो करवा पाना या उस पे पुश कर पाना एक चैलेंज होता है क्योंकि हमारा मोटिवेशन ना बहुत टेम्परेरी होता है। हम 3 दिन 4 दिन पढ़ते हैं, 5 दिन पढ़ते हैं, फिर छठे दिन क्या हो जाता है, डाउन हो जाते हैं। इसीलिए कॉलेज के एग्जाम में मार्क्स लाना ईजी है सर, है क्योंकि कॉलेज के एग्जाम में क्या एक रात पढ़ के ले आते हो, क्योंकि जो इंटेंसिटी के साथ आप रात भर 3 4 5 घंटे पढ़े उस इंटेंसिटी को अगले दिन दिखा देना है। तो जो इंटेंसिटी आपने डाली, जो मोटिवेशन आपका था वो 4 5 घंटे में डाला आपने और अगले दिन 2 3 घंटे जाके दिखा दिया, वो खेल खत्म हो गया। मतलब विद इन द पीरियड ऑफ 2 दिन खेल खत्म हो गया सर। एक दिन तैयारी करी, एक दिन एग्जाम दिया, खत्म। बट इसके साथ ऐसा नहीं है। इसके साथ ऐसा नहीं है कि आपने मूवी देखी है चक दे इंडिया, चक दे इंडिया मूवी देखी होगी। चक दे इंडिया मूवी में आपने एक कैरेक्टर देखा होगा जो लड़की पंजाबी होती है, पंजाबी लड़की देखी जो पंजाब से होती है, ठीक है। वो पंजाब वाली लड़के के साथ एक इशू होता है कि उसको गुस्सा बहुत आता है, उसको बहुत गुस्सा आता है और गुस्से के साथ साथ ना उसको थोड़ा सा फोर फ्रंट पे आके खेलने का भी बड़ा मन होता है, एग्रेशन दिखाने का बड़ा मन होता है। उनकी जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, वो लोग दिल्ली जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो उनका कोच जो होता है वो कोच उनको सुबह सुबह दौड़ाने के लिए दौड़ाने के लिए ले जा रहा है। तो सब लोग जो है वो थोड़ा सा रिलेटिवली आराम से दौड़ रहे हैं, पर वो बहुत जोश में आके बहुत तेज से क्या कर रही है, दौड़ने लगी कि मैं सबको पीछे रख दूंगी। वो सबको पीछे रखने के चक्कर में सबसे आगे तो निकल गई, पर फिर उसको पता चला कि मेरी जो जर्नी है वो 10 माइल्स की है सर, 10 मील दौड़ना है। और 10 मील के मैं फास्ट दौड़ने के चक्कर में सिर्फ 1 मील में थक गई और बाकी सब लोग जो धीरे धीरे दौड़ रहे थे वो कंटिन्यूटी में कहा निकल गए सर, आगे निकल गए। और वो एक साथ तेज दौड़ने के चक्कर में क्या हो गई, थक गई, और उसकी थकने की वजह से वो एक जगह रुकी और बाकी सब लोग उसको क्रॉस करके आगे निकल गए। इस पूरे इंसिडेंट में क्या आप सीख सकते हो? सीखना यही है कि कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी से सक्सेस मिलती है, न कि एक टाइम पे इंटेंसिटी दिखाने से। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक टाइम पे इंटेंसिटी दिखाते हो ना तो आप थक जाते हो, और थक जाते हो ना तो रुक जाते हो, रुकना पड़ेगा क्योंकि थकान तो मिटानी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट ये है कि इस थ्रू आउट जर्नी में आपको थकान नहीं होनी चाहिए, और वो थकान कब नहीं होती, जब आपके पास एक राइट स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग ना इसको सीरियसली नहीं लेते। मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, मैंने जब भी देखा है लोग इसको सीरियसली लेते ही नहीं है। उनको लगता है कि ये बेकार की बात है, और पढ़ना ज्यादा जरूरी है। पढ़ने से नॉलेज आएगा, मैं कह रहा हूं, फिर वो सक्सेस में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजी सही नहीं है। एग्जाम स्ट्रेटेजी, राइट स्ट्रेटेजी से जीता जाएगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी आपका 50% रोल प्ले करती है। मैं कहता हूं 50 से भी ज्यादा, 60% रोल स्ट्रेटेजी प्ले कर रही है। क्योंकि क्या लोगों को नहीं पता कि ये बुक पढ़नी चाहिए? पता है, 10 लाख लोग अगर एग्जाम दे रहे, 10 लाख को पता है कि ये किताब पढ़नी चाहिए, और उसी किताब में से क्वेश्चन भी आ रहा है, फिर भी लोगों का क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। मतलब रट्टा मारने से एग्जाम क्लियर नहीं होता, देयर इज समथिंग मोर देन इट, और वो जो मोर है वो आपकी स्ट्रेटेजी है। वाटर लीक हो रहा है क्या? तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं 50 से 60% आपकी सक्सेस का जो रोल प्ले करता है वो कौन करता है? आपकी राइट स्ट्रेटेजी करती है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे, ये फाउंडेशन है, इसीलिए ऐसा नहीं कि स्ट्रेटेजी आपको मेन कोर्स में नहीं सिखाई जाएगी सर, जो मेन कोर्स चल रहा है उसमें भी सिखाई जाती है स्ट्रेटेजी, बट फाउंडेशन का मेन पर्पज ये है कि हम इस स्ट्रेटेजी के साथ थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, समय गुजार सकते हैं। हम राइट्स, और सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग हो सकती है, ऐसा नहीं कि सेम स्ट्रेटेजी होगी, बट हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिस नहीं करनी है। समझ गए? जो कोर लाइन ऑफ थिंकिंग है उसको मिस नहीं करना है। और इस पूरी यूपीएससी जर्नी की यही एक बड़ी दिक्कत है। एक तो ये कि फास्ट भाग के थक जाओगे तो एक जगह बैठ जाओगे। ये सेम चीज ना हमको बचपन से सिखाई जाती है, खरगोश और कछुए की कहानी बचपन से सिखाई जाती है। उसका लेसन क्या है, उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था? स्लो बट स्टेडी विंस द रेस। धीरे चलो बट कंटिन्यू चलो तो रेस जीत जाओगे। हमारे साथ तकलीफ ये होती है कि हमारा जो ग्राफ रहता है ना, हमारी परफॉर्मेंस का, हमारे पढ़ने का, वो थ्रू आउट द ग्राफ ऐसा ऐसा रहता है। साइन का ग्राफ देखा है ना, कभी बहुत पढ़ रहे हैं, कभी बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, कभी बहुत पढ़ रहे हैं, कभी बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम नहीं चाहता,
ना यूपीएससी चाहता है, ना कोई और सर्विसेज चाहती है कि आपका दिमाग इस तरीके से चले, क्योंकि इस तरीके से जिसका दिमाग चलता है ना, ये उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस को शो करता है कि उस पर्सन की इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है। क्या वो बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, इसका मतलब वो जब उसके पास सब खुश खुश रहता है तो बहुत खुश रहता है, और जब वो दुखी होता है तो वो बहुत एकदम पतन के गर्त में चला जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो खुशी में बहुत खुश हो जाए और दुख में बहुत दुखी हो जाए, क्या वो सही व्यक्ति है एक ऐसे पद पे बैठने के लिए जहां पे उसको लाखों लोगों की जिंदगी के साथ न्याय करना है? आपको लगता है? नहीं लगता ना, वो सही व्यक्ति नहीं है। तो जब वो व्यक्ति ही सही नहीं है, इसका मतलब वो उसकी चयन की प्रक्रिया में ही उसका वो टेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे? समझ आ रहा है? तो आपकी जो प्रिपरेशन है, वास्तविकता में उस प्रिपरेशन को इतना लेंदी बनाया ही इसीलिए गया है ताकि वो चयन की प्रक्रिया में ही चेक कर ले, और इसका सीधा सीधा जो परिणाम है वो आपकी परफॉर्मेंस में दिख जाएगा। तो आप मान के चलो या नहीं मान के चलो, सिर्फ किताबें पढ़ने से एग्जाम नहीं होगा, उससे सिर्फ नॉलेज बढ़ेगा। इसीलिए राइट स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है, और हम इस राइट स्ट्रेटेजी पे डेली काम करेंगे। फाउंडेशन को अगर आप 2 महीने 2.5 महीने अटेंड करते हो तो इस फाउंडेशन में कोशिश यही है कि हम करेक्ट स्ट्रेटेजी बना लें, और करेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ साथ हम हर सब्जेक्ट के ऊपर अपना पर्सपेक्टिव क्रिएट कर ले। क्या कर ले? पर्सपेक्टिव। बड़ी दिक्कत एक और होती है, और वो ये होती है कि सब्जेक्ट जो होते हैं वो चमक नहीं रहे होते। चमक नहीं रहे का क्या मतलब है कि आपको ना सब्जेक्ट अपना लगना चाहिए, और आपको सब्जेक्ट अपना तब लगता है जब आप उस सब्जेक्ट को स्क्रैच से पढ़ते हो। ठीक है? मेन कोर्स में क्या हो जाता है, मेन जो बड़ा डायरेक्ट कोर्स चल रहा होता है उसमें होता है कि सब्जेक्ट को डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं अपन, क्योंकि उसमें इतना समय नहीं मिल पाता। होता है ना 9 महीने 10 महीने में कोर्स खत्म करना है, तो अपन थोड़ा क्विक चल रहे होते हैं। इसमें हम थोड़ा बिल्कुल स्क्रैच से। ठीक है? तो वी विल ट्राई अवर बेस्ट। ये कोर्स का पूरा पर्पस जो है आपका नॉलेज बिल्ड करना, नो डाउट अबाउट इट, पर उसके साथ साथ हम स्ट्रेटेजी पे भी क्या करेंगे, काम करेंगे। और स्ट्रेटेजी को बिल्ड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आपको डायरेक्शन अपनी सही चूज करके चलनी है, क्योंकि ये जर्नी अगर 1 साल की है तैयारी करने की, तो इस 1 साल की जर्नी में घर में शादी भी आएगी, इस 1 साल की जर्नी में दोस्त का एक्सीडेंट भी होगा, इस 1 साल की जर्नी में हो सकता है घर के किसी बड़े बुजुर्ग की डेथ भी हो जाए, इस 1 साल की जर्नी में हो सकता है आपका पर्सनल रिलेशनशिप में ब्रेकअप भी हो जाए, हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो रहा है, समझ रहे हो सकता है इंडिया वर्ल्ड कप हार गई और आप बहुत अटैच हो तो आपको दुख हुआ, होता है। बहुत सारी चीजों से आपका अटैचमेंट है, और उसमें अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि होता क्या है ना, अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है। अगर मान लो इंडिया वर्ल्ड कप जीती तो आप बहुत खुश हो तो अगले दिन जाके बहुत मोटिवेशन के साथ 4 घंटे पढ़ाई कर ली। पर अगर इंडिया वर्ल्ड कप हार गई तो आप 4 दिन दुखी। इसका मतलब एक्सटर्नल इवेंट्स आपके परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं, इंपैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है सर। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इस थ्रू आउट जर्नी में अपने एटीट्यूड को बिल्ड करना है। गिव योर टाइम टू बिल्ड योर एटीट्यूड। ठीक है? आपको एक ऑल टुगेदर नया पर्सन बन के निकलना है। आप अगर वैसे ही हो 6 महीने बाद भी, अगर आपके एटीट्यूड में, आपके बात करने के तरीके में चेंज नहीं आया है, इसका मतलब आपने इस जर्नी को वास्तविकता में वैसे नहीं जिया है जैसे सफल लोग जी कर गए हैं। समझ रहे? थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है सफल और असफलता में, और जो डिफरेंस होता है ना, वो होता है आपके एटीट्यूड का, और वो एटीट्यूड से ही बनती है आपकी राइट स्ट्रेटेजी। समझ गए? तो सिर्फ इसको किताबों में घुसकर अपना दिमाग लगाने की कोशिश ना करें, वो जरूरी है, बट उसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी में भी पॉजिटिव चेंजेस आने चाहिए, आपकी बात करने का तरीका भी बदलना चाहिए। इस फाउंडेशन का वही अर्थ है सर। गेटिंग इट सर? तो वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू बिल्ड योर नॉलेज एज वेल एज योर स्ट्रेटेजी, राइट स्ट्रेटेजी, एंड यू विल मेक इट। आई एम टेलिंग यू, डिफिकल्ट नहीं है ये एग्जाम। तकलीफ ये है कि आपकी जो एनर्जी अभी है पहली क्लास में, वो एनर्जी आप 10वीं क्लास तक कंटिन्यू रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे। तकलीफ क्या होती है, पहली क्लास में अच्छा लगता है, दूसरी में अच्छा लगता है, तीसरी में अच्छा लगता है, चौथी में आते आते ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पांचवी में आते आते कॉन्फिडेंस किस में कन्वर्ट होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में, और ये ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो फिर आपको दूर ले जाता है। बिगनर्स इनोसेंस को मेंटेन करना। बिगनर्स इनोसेंस मतलब पहली बार जब क्लास आते हो तो कैसा लगता है, किसी से बात नहीं कर रहे होते हो, क्लास में फोकस होता है, मोटिवेटेड भी रहते हो, पर जैसे जैसे दोस्त बनते हैं आसपास वाले लोग, वैसे वैसे थोड़ा सा फ्री हो जाते हो, बैठने का तरीका भी बदल जाता है। तो वो सब नहीं बदलना चाहिए, बिगनर्स इनोसेंस मेंटेन करनी है। चले, तो वी विल लर्न ऑल दीज थिंग्स इन आवर फाउंडेशन कोर्स। नाउ थ्रू आउट द जर्नी हमको ये समझना है, आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न पता है सर, अगर हम यूपीएससी की बात करें तो एग्जामिनेशन पैटर्न आप जानते हो। जो तीनों चीजें हैं हमारे पास प्रीलिम्स है सर। क्या है सर? प्रीलिम्स है, हमारे पास फिर क्या है, मेंस है, और हमारे पास क्या है सर, इंटरव्यू।
हम इन तीनों पे चर्चा करेंगे, हम तीनों पे बात करेंगे, हम प्रीलिम्स पे बात करेंगे, हम मेंस पे बात करेंगे, हम इंटरव्यू पे भी बात करेंगे, ठीक है। और इंटरव्यू लिखा ही नहीं हुआ है कहीं पे, क्या लिखा हुआ है वहां पे? पर्सनैलिटी टेस्ट। वहां पे लिखा क्या हुआ है? पर्सनैलिटी टेस्ट। हम इस पे बात करेंगे डिटेल में, कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चीजें डाल सकते हो, क्योंकि एक बात श्योर है सर, पर्सनैलिटी एक दिन में चेंज नहीं होती। आपको लगता है कि आप मेंस दे दोगे, उसके बाद इंटरव्यू कॉल आएगा और विद इन 15-20 दिन में अपनी पर्सनैलिटी को बदल दोगे? नहीं बदल पाओगे। पर्सनैलिटी बदलने में क्या लगता है? समय लगता है। और वो समय जो है वो थ्रू आउट प्रिपरेशन है पूरी। अगर 1 साल पर्सनैलिटी में बदलाव किया तो आप एक नए पर्सन बन के निकल जाओगे, ठीक है। मैनिफेस्टेशन जानते हो? मैनिफेस्टेशन समझते हो? मैनिफेस्टेशन की एक थ्योरी है, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी जोड़ सकते हो। मैनिफेस्टेशन, अभी रिसेंटली काफी साइकोलॉजिस्ट ने इस पे बात करी है, मैनिफेस्टेशन पे। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है आपको जो अचीव करना है ना, या जो आपका गोल है, उस गोल के सीकिंग मोड में मत रहो। उस गोल के सीकिंग मोड में, सीकिंग मोड का क्या मतलब होता है? आप हमेशा उस गोल के लिए क्या कर रहे हो? ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हो गोल को। वो कह रहा है, मैनिफेस्टेशन की थ्योरी कहती है कि गोल को सीकिंग या ग्रैब करने की कोशिश मत करो। आप ये अज्यूम करके चलो कि आप उस गोल को अचीव कर चुके हो। आप उस गोल को अचीव कर चुके हो, और उस गोल को अचीव करने वाला ही आपका दिमाग चलना चाहिए हमेशा। आपके माइंड में हमेशा वो सारी चीजें चलनी चाहिए जो आप पाना चाहते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप आईएएस बनने वाले हो, तो आप हर उस चीज को अज्यूम करो कि आप आईएएस बनने के बाद क्या करने वाले हो, आपकी लाइफ आईएएस बनने के बाद कैसी होने वाली है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैनिफेस्टेशन एकदम से नहीं आता, बट मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर होती है। अगर आपको लगता है कि आप एक बड़ी गैदरिंग को एड्रेस कर रहे हो जिसमें 1000 लोग, 1000 आईएएस एस्पिरेंट्स आपकी बात सुनने आए हैं क्योंकि आप टॉपर हो, तो आप उस चीज को मैनिफेस्ट करो। पर ये मैनिफेस्टेशन आपको ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। मैनिफेस्टेशन का मतलब है जेन्युइन मैनिफेस्टेशन, कि हाँ, यस यू आर गोइंग टू डू इट, यू हैव ऑलरेडी डन इट, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ जस्ट गेटिंग इट। रविन्द्रनाथ टैगोर जानते हो? उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, उस बात को समझने में भी थोड़ा समय लगता है। उन्होंने बोला, एवरीथिंग वॉट एवर यू डिजर्व विल कम टू यू। नॉट डिजर्व एक्चुअली, उन्होंने कहा था एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट विल कम टू यू इफ यू अचीव द कैपेसिटी टू रिसीव इट। समझ आई बात? उन्होंने बोला हर जो चीज तुम चाहते हो वो तुम तक आएगी, पर वो तभी आएगी जब उसको रिसीव करने की क्षमता तुम्हारे अंदर होगी। समझ में आ रहा है? तो आप जब प्रोसेस में होते हो तब आप वो क्षमता जनरेट कर रहे होते हो। आईएएस तो आप बन जाओगे। आपका आईएएस बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आईएएस बनने के लिए जो पर्सनैलिटी चाहिए, जो कैपेबिलिटी चाहिए, जो जितनी रेस्पेक्ट आपको मिलेगी, उसको पचाने की आपके अंदर कैपेबिलिटी है क्या? समझ में आ रहा है? तो उन्होंने कहा एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट विल कम टू यू इफ यू जनरेट इनफ कैपेसिटी टू रिसीव इट। तो आप अपने अंदर हमेशा वो बदलाव करो कि मैं बनने वाला हूं सर, मैनिफेस्टेशन करो, और उसके लिए हम काम करें। पढ़ाई करनी, ऐसा नहीं मैनिफेस्टेशन करके बैठे हैं धूनी लगा के कि हो गया, मैनिफेस्ट कर रहा हूं मैंने। मैनिफेस्टेशन की थ्योरी कहती है कि हो तो उससे भी जाएगा, वो कहती हो उससे भी जाएगा, बट उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन चाहिए। उतना अपने को योगी तो बनना नहीं है, आईआईटी बाबा तो बनना नहीं है, समझे? तो आप हमेशा इस वाले मोड में रहना है, आपको पॉजिटिव में रहना है, कभी सेल्फ डाउट नहीं करना है। और सेल्फ डाउट आता है थ्रू आउट द जर्नी में, क्योंकि ज्यादा पढ़ते हो ज्यादा डाउट आता है, होगा कि नहीं होगा, वो इतना पढ़ रहा है मैं इतना पढ़ रही हूं, मेरा होगा कि नहीं होगा, ये डाउट आता है। बस इस डाउट को आते ही रोक देना है। आते ही क्या करना है? रोकना है। और रोकने का बेस्ट तरीका क्या है? काम करने लगना है। दूसरा काम, पढ़ाई करने लगो। समझ गए? तो मैनिफेस्टेशन, तो पर्सनैलिटी जो है उसके अंदर आपको ये पॉजिटिव अप्रोच डालनी पड़ेगी सर। गेटिंग इट? हम इस पे भी बात करेंगे, प्रीलिम्स मेंस पे भी हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। चलो अब हम सब्जेक्ट पे आते हैं। सब्जेक्ट पे आए, पहली चीज जो हम कवर करेंगे, दैट वी विल कवर इज द हिस्ट्री, जिस पे हम बात कर रहे थे। फर्स्ट सब्जेक्ट जो हम इसमें कवर करेंगे वो करेंगे हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के साथ समस्या ये आती है, बाकी सारे मोस्टली एस्पिरेंट्स को ये समस्या आती है कि हिस्ट्री की अप्रोच जो है, उस अप्रोच में दो अप्रोच हो गई। एक तो होगी प्रीलिम्स के लिए अप्रोच सर, किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए। और एक अप्रोच हो गई किसके लिए? मेंस के लिए। हो गई? प्रीलिम्स की अप्रोच में हमको स्पष्ट नजर आता है कि प्रीलिम्स में हमको पता है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं सर।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ एक बात यह होती है कि आंसर हमारे सामने होता है। सब्जेक्टिव में आंसर सामने नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव में उसने क्या किया, क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द बुद्धिज्म इन इंडिया, तो 4 चीजें इसने दे दी। तो ऑब्जेक्टिव की सबसे अच्छी बात क्या है कि आंसर हमारे सामने है। और सब्जेक्टिव में क्या होता है, डिस्क्राइब 4 इंपॉर्टेंट टेनेंट्स ऑफ द बुद्धिज्म इन कॉन्ट्रास्ट विद द जैनिज्म। ये क्वेश्चन आ गया, आया, ये मेंस का क्वेश्चन है। इसके अंदर आंसर हमें दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर हमारे पास डिस्क्रिप्शन ज्यादा है। हमारे पास डिस्क्रिप्शन क्या है, ज्यादा है, हमारा विवेक ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें जैसे आंसर फ्रेम करना है करो, समझ रहा है? क्योंकि इसके अंदर तो कुछ दिया ही नहीं है ना, आंसर दिया हुआ नहीं है, हमको खुद फ्रेम करना है, तो हमारे पास डिस्क्रिप्शन या हमारा विवेक यूज करने की क्षमता ज्यादा है। बट प्रीलिम्स में आंसर सामने दिया हुआ होता है। अब इसका फायदा भी है और इसका नुकसान भी है। फायदा क्या है कि आंसर सामने दिया है, इसका मतलब थोड़ा भी अगर पढ़ा होगा कभी और इधर उधर से अगर कोई रिलेट करके चमक गया तो आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और नुकसान इसका यह है कि जो है वो यही है, इसके अलावा कोई 5वां ऑप्शन नहीं। तो आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ये इसका क्या है, नुकसान है। बट कोई ना कोई तो रीजन होगा कि वो प्रीलिम्स दे रहा है और फिर मेंस ले रहा है आपका, कोई रीजन होगा। और वो रीजन जो है, वो रीजन यहां पे स्पष्ट हो जाता है, इट इज नॉट ओनली अबाउट नॉलेज। सिर्फ नॉलेज से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये नॉलेज के अलावा जो और किसी चीज से जुड़ा हुआ है वो है आपकी इंटेलिजेंस। और ये समझना बहुत जरूरी है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तैयारी करने के बाद भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता, 3 साल प्रीलिम्स कर रहे नहीं हो रहा क्लियर। उसका कारण ये है कि लोगों का फोकस सिर्फ किस पे है, नॉलेज पे, इंटेलिजेंस पे फोकस नहीं है। अब ये नॉलेज और इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस होता है सर? नॉलेज का मतलब होता है, नॉलेज इज मोर अबाउट द इंफॉर्मेशन, नॉलेज इज मोर अबाउट द इंफॉर्मेशन। आपको कोई चीज पता चलती है, ठीक है, आपको पता चलता है भारत के प्रधानमंत्री क्या है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, दिस इज इंफॉर्मेशन। नाउ दिस इंफॉर्मेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉलेज if you are understanding it correctly, if you are understanding it correctly। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये एक लाइन लिखी हुई है। अब ये लाइन ट्रू है सर, क्योंकि ये तो इंफॉर्मेशन है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज द इंफॉर्मेशन। This information will be converted into knowledge if you grasp it correctly। अगर आपने इस बात को सही से समझा, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमेशा आप सही से कंसीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो जरूरी नहीं है। कभी कभी इंफॉर्मेशन सिर्फ आप सुपरफिशियली जानते हो। सुपरफिशियली का मतलब आपने सिर्फ इस लाइन का रट्टा मार लिया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, इस लाइन का आपने रट्टा मार लिया, तो ये तो हो गई इंफॉर्मेशन। बट ये इंफॉर्मेशन नॉलेज में तब कन्वर्ट होगा जब आप इसके साथ जस्टिस करोगे, इसको सही तरीके से कंसीव करके, इसको सिर्फ सुपरफिशियली नहीं पढ़ के, इसको रीड बिटवीन द लाइंस करो, तो आपको समझ में आएगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो आपके अंदर ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या नरेंद्र मोदी जो हैं वो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं हमेशा? क्वेश्चन तो ये आना चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी है और नीति आयोग के चेयरमैन भी है? मतलब क्या सेम पर्सन 2 जगह पे बैठा है, या फिर जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो बाय डिफॉल्ट नीति आयोग का चेयरमैन होता है? क्वेश्चन आ रहा है, 2 चीज है ना भाई, या तो मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो नीति आयोग के भी चेयरमैन है, उनको अलग से नीति आयोग का चेयरमैन बनाया हुआ है, पहला तो चीज ये। सेकंड क्वेश्चन ये आना चाहिए कि क्या पता जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है वो नीति आयोग का क्या होता है, चेयरमैन होता है। तो जब आप रीड बिटवीन लाइन करके थोड़ा एनालाइज करोगे इस इंफॉर्मेशन को, तो यू विल अल्टीमेटली गेट टू नो कि जो भी पर्सन प्राइम मिनिस्टर बनता है वो बाय डिफॉल्ट नीति आयोग का क्या होता है, चेयरमैन होता है। नरेंद्र मोदी साहब का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कल को राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो राहुल गांधी भी नीति आयोग का क्या होंगे, चेयरमैन होंगे, क्योंकि वो डिफॉल्ट सेटिंग है। क्या सेटिंग है, डिफॉल्ट सेटिंग है। तो जब एक सेंटेंस को आप थोड़ा आगे बढ़े तो आपने इंफॉर्मेशन को किसमें कन्वर्ट किया, नॉलेज में। नाउ यू आर नोइंग द थिंग्स, बिकॉज सिर्फ इंफॉर्मेशन को जानने से काम नहीं चलेगा, दैट इज जस्ट इंफॉर्मेशन, you just informed about it, but this information if you are reading between the lines, अगर आप उस पे एनालाइज कर रहे हो
देन यू आर कन्वर्टिंग दिस इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज, कि अब आपको वास्तविकता में थोड़ा सा ज्ञान है उसके बारे में, आपको सिर्फ जानकारी नहीं है, आपको ज्ञान भी है। अब यहां इंपॉर्टेंट ये है कि मैं कह रहा हूं कि सिर्फ नॉलेज से भी काम नहीं चलेगा। अब नॉलेज से भी काम नहीं चलेगा तो फिर मैं क्या करूं, मर जाऊं? मैं क्या करूं, मर जाऊं? नॉलेज से काम नहीं चलेगा तो किससे चलेगा? मैं कह रहा हूं नॉलेज तो चाहिए, बट उसके साथ साथ क्या होनी चाहिए? इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस जो होती है उसका संबंध होता है यूजुअली आपकी विजडम से। किससे होता है सर? विजडम। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, ठीक है? ज्ञान जो होता है आपका नॉलेज, वो बुद्धिमान बनने का स्रोत हो सकता है, बट ज्ञान होने से बुद्धिमानी आएगी आएगी जरूरी नहीं है। कई सारे ज्ञानी लोग होते हैं जिनके अंदर बुद्धि नहीं होती, इसीलिए तो दो अलग अलग शब्द यूज हो रहे हैं, इंटेलिजेंस एंड नॉलेज एंड विजडम। नाउ विजडम जो है उसका मतलब होता है कि सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन, मतलब बेयर इंफॉर्मेशन की पेरिफेरल सारी जानकारी है, सही से कंसीव की हो, इट कन्वर्टिंग इनटू नॉलेज। नाउ व्हेनेवर यू रिक्वायर्ड दैट नॉलेज, जब भी आपको इस ज्ञान की जरूरत है और उस ज्ञान को सही समय पे सही जगह अगर आप उपयोग करने की स्थिति में हो, तो आपके अंदर क्या है सर? विजडम है। तो आप बुद्धिमान हो। आपकी बुद्धिमानी तब दिखती है जब आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको आप करेक्टली क्या कर पाते हो? यूज कर पाते हो ऑप्टिमम आउटपुट निकालने के लिए। मतलब जो भी आउटपुट आपको चाहिए वो निकालने के लिए अगर आप अपने नॉलेज को, एग्जिस्टिंग को यूज कर पा रहे हो, इट मींस you have the wisdom, and somebody who have the wisdom is considered a wise. वो कौन है सर? wise। समझ गए? नाउ इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉलेज होना आपको विजडम नहीं देता, क्योंकि नॉलेज है और यूज नहीं कर पा रहे तो वाइज हो क्या आप? नहीं हो सकते। आपके पास विजडम कब होगी? जब उसको करेक्टली क्या कर पाओगे? यूज कर पाओगे। समझ गए? और नॉलेज का सोर्स जो होता है सिर्फ किताबें नहीं होती, ध्यान रखना। ये एथिक्स में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। नॉलेज का जो सोर्स होता है सिर्फ किताबें नहीं होती। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत रट्टू तोते होते हैं, किताबों का रट्टा मार चुके हैं, नॉलेज बहुत सारा है, बट उनमें विजडम नहीं होती, बुद्धि नहीं होती। और कई बार आप देखोगे कि एकदम अनपढ़ गवार बंदा जो 80 साल का है, पेड़ के नीचे बैठा है, बट वो आपसे बहुत बुद्धिमानी की बात कर देगा सर। वो बहुत बुद्धिमानी वाला एक्ट कर देता है। तो विजडम हैव नथिंग टू डू विद योर एजुकेशन, ऑल्दो एजुकेशन डू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फेचिंग द विजडम। भाई शिक्षा तो आधार हो सकता है आपके विजडम होने का, बट सिर्फ शिक्षा हो सकती है क्या? नहीं। अगर शिक्षा नहीं है तो भी व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस के बेस पे क्या हो सकता है? विजडम गेन कर सकता है। अनुभव से भी आएगा सर, आएगा। गेटिंग इट? तो दिस यू विल रीड इन द एथिक्स में पढ़ोगे, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम क्या होती है। बट यहां समझ में आए? तो मैं कह रहा हूं सिर्फ नॉलेज से क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिर्फ नॉलेज से आपके लिमिटेड क्वेश्चन ही सही होंगे प्रीलिम्स में। मैं बता रहा हूं प्रीलिम्स में लिमिटेड क्वेश्चन ही सही होते हैं नॉलेज से, और बाकी के क्वेश्चन जो सही होते हैं, जो आपकी कट ऑफ क्लियर कराते हैं, वो किससे होते हैं? आपकी विजडम से। और विजडम के लिए आप और वर्ड यूज कर सकते हो, आपके इंटेलिजेंस। ठीक है, थोड़ा सा और आप क्या हो? इंटेलिजेंट हो। तो आपके अंदर विजडम और इंटेलिजेंस होनी चाहिए, और ये ही आपकी पर्सनैलिटी का क्या बनना चाहिए? अंग बनना चाहिए। आप एक ऑल टुगेदर नए पर्सन बन के निकल के आओ। आपकी जो अप्रोच हो वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच हो, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए? सॉल्यूशन ओरिएंटेड। मैं हर चीज का क्या ढूंढता हूं? समाधान ढूंढता हूं। मैं हर चीज में समस्या नहीं ढूंढता। आप देखोगे मोस्टली लोग जो होते हैं वो हर समय क्या ढूंढते हैं? प्रॉब्लम ढूंढते रहते हैं। आप उनको कितनी भी अच्छी व्यवस्था दोगे, वो उसके अंदर क्या होंगे? करियर क्रिटिक होते हैं। वो करियर क्रिटिक का मतलब आलोचना करने में एक्सपर्ट होते हैं। आप उनको कितनी भी बढ़िया चीज दे दोगे, वो क्या करेंगे? आलोचना। उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगे सर। ठीक है, सब कुछ अच्छा है पर, सुना है लोग होते ना, सब कुछ बढ़िया लग रहा है पर यार यहां से चूहा आ सकता है। मतलब एक व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, उसको घर के लिए आपने एक कमरा बना के दे दिया। जो बाहर सड़क पे रो रहा था उसको घर के लिए कमरा दिया, और उस कमरे के अंदर एक छोटा सा होल है। मैं कह रहा हूं उसको कमरे के अंदर एंटर करके क्या देखना चाहिए? जो सड़क पे रो रहा था और उसको आप ले जाके कमरा दे रहे हो, तो जो व्यक्ति कमरे में एंटर कर रहा है तो उसको क्या देखना चाहिए? उसको देखना चाहिए कमरा। उसको देखना चाहिए मैं सड़क पे, मेरे पास शेल्टर नहीं था बट अब मुझे शेल्टर मिला है। तो उसकी पॉजिटिविटी क्या आनी चाहिए कि मेरे पास इतना बड़ा एक कमरा है जो मेरा है अब। पर वो कमरे में घुसते ही सब कुछ बढ़िया है पर वहां से चूहा आएगा। और
इसी कारण वो सड़क पे था। समझ आ रहा है? वो सड़क पे था ही इसी कारण, क्योंकि वो हर चीज में क्या ढूंढ रहा था, समझ। तो यू शुड नॉट सर्च इट। और ये एक क्या होती है, हैबिट होती है। वो एक हैबिट है, आपने सुना होगा ना वो मीम, वो एक हैबिट है। तो आपको हैबिट बनानी होती है पॉजिटिव थिंकिंग की। पॉजिटिव थिंकिंग कोई अलग से नहीं होते, कोई लोग अलग से नहीं निकल के आते, उनके अंदर सिर्फ हैबिट होती है पॉजिटिव सोचने की, है ना। और हर चीज की हैबिट बन सकती है 21 दिन में, कहते हैं ऐसा। 21 दिन में हर चीज के, मैं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं यार सफल होने के लिए बहुत दिक्कत है, यूपीएससी के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। मैं कह रहा हूं नहीं पढ़ना पड़ता। सिर्फ 21 दिन अगर आप सब कुछ छोड़ के सही स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ने लग जाओ, सिर्फ 21 दिन। मेरे से सुबह उठा नहीं जाता, मैं रात को 2-2 बजे तक फोन चलाती हूँ, मेरे को बहुत दिक्कत होती है। सुबह मैं 9 बजे उठती हूँ। उठते हो 9 बजे, कोई बात नहीं, चेंज करना है, हाँ करना है। 21 दिन अपनी एनर्जी लगा लो, और 21 दिन भी नहीं लगेंगे, मैं बता रहा हूं, 8, 9, 10 दिन में आदत हो जाती है। 8, 9, 10 दिन में। अभी जो रात को 2 बजे तक फोन चलाने की आदत है, वो भी तो आदत ही है, वो भी तो आपने बनाई होगी। जब बनाई आपने तो उसको मिटा भी सकते हो सर। सुबह 5 बजे उठने की आदत भी बना सकते हो, है ना। तो इसको ऑटो पायलट मोड पे कौन ले जाएगा, आप ले जाएंगे सर। तो जितनी हैबिट्स है इन सबको हटा सकते हो आप, गेटिंग इट। तो विल टॉक अबाउट इट। तो ये जो नॉलेज है इससे नहीं, हमको विजडम पे जाना है। और विजडम का मतलब है सिर्फ ज्ञान से नहीं होगा काम। पूरी थ्रू आउट यूपीएससी जर्नी में सबसे बड़ी मिस्टेक, यहां तक आके रुक जाते हैं। जो आदमी यहां तक आके रुक जाएगा ना, उसका प्री क्लियर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सिर्फ इंफॉर्मेशन पे फोकस करेगा तो होगा ही नहीं। जो व्यक्ति इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करेगा, उसके प्री की क्लियर होने की चांसेस बनते हैं। सिर्फ क्या बनते हैं, चांसेस। नॉलेज से भी क्लियर नहीं होगा। जो इसको नॉलेज को इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करेगा ना, उसका प्री 100% क्लियर होगा। क्या होगा, 100% क्लियर। क्योंकि सिर्फ नॉलेज के बेस पे 100 में से 30 क्वेश्चन ही सही होते हैं। जाना, घर जाना, पीवाईक्यू देख लेना, कोशिश कर लेना। जिन्होंने तैयारी करी उनको दे देना पीवाईक्यू, उनको बोला कोशिश कर लो कि सिंगल गो में एक बार जाके सिर्फ अपने नॉलेज के बेस पे क्वेश्चन सही करो, सिर्फ नॉलेज के बेस पे। 30 से ज्यादा क्वेश्चन सही कोई कर देगा, असंभव है। मुझे जितना समझ है नहीं आएगा, नहीं होगा ही नहीं 30 से ज्यादा क्वेश्चन, सिर्फ नॉलेज के बेस पे, ठीक है। पर जब वो अपनी इंटेलिजेंस यूज करेगा, नॉलेज के बेस पे कैसे होता है क्वेश्चन पता है? नॉलेज के बेस पे क्वेश्चन होता है जब आप पेपर देना स्टार्ट करते हो और 1 से 100 क्वेश्चन तक जाते हो, पहले रीडिंग करते हो ना, फर्स्ट रीडिंग में आप जितने क्वेश्चन सही करते हो वो आपके किसके बेस पे होते हैं, नॉलेज के बेस पे। फर्स्ट रीडिंग में जितने सही करते हो, और फर्स्ट रीडिंग में 30 से ज्यादा क्वेश्चन कोई सही नहीं कर पाता, तुम देख लेना, पूछ लेना किसी से भी जाके। फर्स्ट रीडिंग में 30 से ज्यादा क्वेश्चन सही नहीं होते, क्योंकि वो क्वेश्चन सिर्फ नॉलेज से होते हैं, वहां अपनी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा नहीं लगा रहे होते हो। और आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा इंटेलिजेंस की जरूरत है, उसको आप गोला करके आगे बढ़ते हो कि मैं उसको सेकंड राउंड में देखूंगा, समझे। अब जो सेकंड राउंड में आप 25 क्वेश्चन सही कर रहे हो, 30 क्वेश्चन सही कर रहे हो, वो किसके बेस पे कर रहे हो, इंटेलिजेंस। तो अब ये 30 और 30 मिलके कितने हो जाते हैं, 60 प्लस हो जाते हैं, और यहां प्रीलिम्स क्लियर होता है, गेटिंग इट। और ये 30 जो बाद के इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चन है ना, इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। क्योंकि वो 30 तो मैं कह रहा हूं सारे वो लोग सही करेंगे जो लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन बेस्ड ही क्वेश्चन है, वो तो होगा ही। अब वो कह रहा है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यही लिखी हुई है किताब में बात, यही सारे लोग पढ़ रहे हैं, किताब भी सेम पढ़ रहे हो। तो अगर ये लिखा हुआ आएगा तो मैं कह रहा हूं 5-5.5 लाख लोगों ने अगर सीरियस प्रिपरेशन करी है तो सब सही करेंगे इसको। तो मतलब वो 30 क्वेश्चन मोस्टली सारे लोग क्या करेंगे, सही करेंगे। तो डिफरेंस कहां बनेगा, इन 30। और वो 30 में वो जो नॉलेज से सीधा विजडम में आना होता है, इंटेलिजेंस में आना होता है ना, वही लोग नहीं कर पाते। और फिर वो पेपर दे के आने के बाद कोसते हैं कि यार ये क्वेश्चन आते कहां से है यार, दिमाग खराब कर दिया यूपीएससी ने, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, इंटेलिजेंस वाला। नॉलेज वाला तो पता चल गया ना भाई, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा है कि विच ऑफ देम आर करेक्ट। जितने क्वेश्चन दे रहा है उसमें यह कह रहा है कि कौन से जो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में करेक्ट है सर, पूछ रहा है। पहला ऑप्शन उसने दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, फिर एबीसीडी दिया, ऐसा देता है। पहले ऑप्शन में उसने दे दिया कैग इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। कैग का जो रिम्यूनरेशन होता है, कैग की जो सैलरी होती है वो ये डिसाइड करते हैं। कैग जो होता है वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकता है, स्टेट की विधानसभा की प्रोसीडिंग में भी पार्ट ले सकता है। ये तीनों फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने कैग पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर दोगे, सही कर दोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन।
अब एक क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर आया था, मैं आपको एग्जांपल से ही बता रहा हूं, क्वेश्चन के एग्जांपल से ही। अब आप कहोगे सर ये चीज अभी क्यों बता रहे हो, अभी तो पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। ये चीज अभी इसलिए बता रहे हैं कि हम स्कूल का एग्जाम नहीं दे रहे, हम कॉलेज का एग्जाम नहीं दे रहे। स्कूल की किताब देखी है आपने? स्कूल की किताब में चैप्टर स्टार्ट होता है 3-4 पेज का चैप्टर, और चैप्टर के एंड में क्या दिए होते हैं? क्वेश्चंस। पहले चैप्टर पढ़ते हो, फिर क्वेश्चन आंसर करते हो। बिल्कुल इसका उल्टा करो यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी में। और इसका उल्टा क्या होता है? पहले क्वेश्चन देखो, फिर अपनी पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन देखोगे तो पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, और उसी के बेस पे अपनी तैयारी को क्या करोगे? मॉल्ड करोगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल रहता है, हमारा जो सबसे बड़ा हथियार रहता है, वो रहता है हमारा पीवाई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। लोग हल्के में लेते हैं पीवाई क्यूज को, है ना, 1-2 दिन देखेंगे फिर देखेंगे नहीं। मैं कह रहा हूं पीवाई क्यूज की जो बुक है वो आपके टेबल से हटनी ही नहीं चाहिए। रोज देखो, रोज क्या करो? देखो। और पीवाई क्यूज फिर मैं बता रहा हूं, आप इस चैनल को कभी मत भूलना, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, IKW, मत भूलना इसको। अब मुझे बताओ, क्या तुम जब पीवाई क्यू देखोगे अपनी शुरुआती तैयारी में, तो क्या आपके पास इन तीनों में से अभी क्या अवेलेबल है जब शुरू कर रहे हो तब? तीनों में से मैं कह रहा हूं अभी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहला चैनल क्या है? इंफॉर्मेशन है। और इंफॉर्मेशन तो तब आएगी जब किताब पढ़ोगे। किताब पढ़ चुके हो क्या? नहीं। इसका मतलब इन तीनों में से अभी क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं। और तुमने क्या देखा? पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू में अगर तुमने क्वेश्चन देखा और उस क्वेश्चन में तुम उस क्वेश्चन का कंटेंट देख के डर रहे हो कि यार ये चीज तो मुझे नहीं आती, तो तुम मूर्ख हो। तो तुम क्या हो? मूर्ख हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो अभी ये भी नहीं है, अभी तो शुरू ही नहीं किया ना। तो जब तुम पीवाईक्यू देखते हो शुरू में, तो क्या तुमको उसके अंदर के कंटेंट के देख के डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो तुमने पढ़ा ही नहीं पढ़ा ना। बट फिर भी तुम उसको क्या करोगे? देखोगे। तो इंपॉर्टेंट वहां पर यह है कि तुमको उसका कंटेंट नहीं देखना है, तुमको देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टाइप के। और जब पहले दिन देखोगे ना, तो हो सकता है कि तुमको ज्यादा समझ नहीं आ रहा। नहीं आएगा, ज्यादा समझ में कहां से आएगा? जब पढ़ाई नहीं तो कहां समझ में आएगा? पर फिर भी पहले दिन 15-20 मिनट बैठ के क्वेश्चंस को क्या किया? देखा। फिर धीरे धीरे रोज 5-10 मिनट क्वेश्चंस को देख रहे हो। भाई नई की दुकान के बाहर 10-15 दिन 20 दिन घूमोगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हारा हेयर कट हो जाएगा। ऐसी एक कहावत है, कहते हैं ना कि नई की दुकान के बाहर अगर 15-20 दिन रोज घूमोगे ना, तो किस दिन वो बिठा के क्या कर देगा? बाल काट देगा। क्योंकि ये भी मैनिफेस्टेशन है, तुम वहां कुछ तो चाह रहे हो, इसलिए वहां घूम रहे हो। तो इसीलिए कंटिन्यूअसली क्वेश्चन को क्या करना है? देखना है। IKW मत भूलो। अब चलो आगे। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन किसके बेस का है सर? यूजुअली ये इंफॉर्मेशन के ही बेस का क्वेश्चन है, अगर आप सिर्फ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। बट कभी कभी वो इस इंफॉर्मेशन को घुमा भी देता है। क्या करता है? घुमा भी देता है। एग्जाम्पल के लिए पहले स्टेटमेंट में इसने दिया कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ये क्या है सर? इंफॉर्मेशन है। सेकंड में उसने दिया कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो रेम्यूनरेशन है, जो उसकी सैलरी होती है, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। ये भी क्या है? इंफॉर्मेशन है। थर्ड उसने दिया कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, along with he or she can also participate in proceedings of the state legislature। मतलब राज्य की विधानसभाओं में की जो प्रोसीडिंग्स होती है उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है। समझ गए? अब ये वाली जो लाइन है वो किताबों में लिखी हुई नहीं है। ये तो लिखा हुआ है कि वो हो सकता है कि कैग कैन पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, पर ये नहीं लिखा हुआ कि क्या वो राज्यों वाले में भी करता है। अब वहां आप फंस गए। अब यहां आपको क्या यूज करना है? अपना नॉलेज, पेरिफेरल नॉलेज। समझ में आ रहा है? तो वो जब कैग आप पढ़ोगे ना, उस कैग के अंदर जो आप बेसिक्स पढ़ोगे, बिल्कुल बेसिक्स, तो आपको समझ में आएगा कि कैग का रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जितना है, क्या स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी उतना है? और अगर सेंट्रल के लिए और स्टेट के लिए उसका रोल सेम है, इसका मतलब अगर सेंट्रल की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, तो स्टेट वाले में भी करने का अलाउड होगा सर, उसमें होगा। ये हुआ आपका नॉलेज। ऐसा एक स्टेटमेंट ने आपके नॉलेज को टेस्ट किया। अगर इसके अंदर भी उसने सिर्फ सिंपल लिखा होता कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्ट लेता है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किसके बेस पे होता? इंफॉर्मेशन। बट जब उसने इसको चेंज कर दिया, उसने बोला नहीं, स्टेट असेंबली में भी पार्टिसिपेट करता है,
तो ये क्वेश्चन फंस गया, क्योंकि कई बार किताबें जो होती है ना इतनी क्लियरली नहीं लिखी हुई। आप देखोगे लक्ष्मीकांत की बुक आप पढ़ोगे पॉलिटिकली मान लो, तो उसमें कई सारी चीजें ऐसी लिखी हुई है जो सीधी लिखी हुई है, और उसी को यूपीएससी क्या करता है, घुमा के पूछता है। उसी को स्टेट पीएससी क्या करती है, घुमा के पूछती है। गेटिंग इट? तो ये इंफॉर्मेशन से नॉलेज कैसे बना, समझ में आया? अब एक थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ये छोड़ दूं। अब थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था, ये अभी इस साल के प्रीलिम्स में आया था क्वेश्चन। एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल व्हीट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल व्हीट ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय गेहूं संगठन है सर। अंतरराष्ट्रीय गेहूं संगठन जो है IWO, उन्होंने बोला, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन सुनना, इंटरनेशनल व्हीट ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्ड में कौन से स्टेटमेंट सही है? तो उसने दो स्टेटमेंट दिए, पहला और दूसरा। IWO के रिगार्ड में पहला स्टेटमेंट उसने दिया कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ IWO। इसने बोला भारत इसका मेंबर नहीं है, पहला स्टेटमेंट यह था। सेकंड स्टेटमेंट उसने दिया कि एनी कंट्री विच इज नॉट मेंबर ऑफ IWO, कि ऐसी कंट्री जो IWO की मेंबर नहीं है, कैन नॉट एक्सपोर्ट व्हीट, कैन नॉट एक्सपोर्ट व्हीट। दो स्टेटमेंट हो गए, और नीचे दिया है ABCD। ए में दिया है बोथ करेक्ट, बी में दिया है ओनली 2 करेक्ट, सी में दिया है ओनली 1 करेक्ट, और डी में दिया है बोथ इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन है। इस पूरे क्वेश्चन को जब मैंने देखा था, ठीक है, अभी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैंने देख के प्राइमरीली मुझे ये लगा, अगर मैं थोड़ा सा अच्छा सा पढ़ा हूं, थ्रू आउट मैंने तैयारी करी है 1 साल, मैंने कहीं पर भी ये नहीं पढ़ा अपनी प्रिपरेशन में कि इंटरनेशनल व्हीट ऑर्गेनाइजेशन करके कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है। मैंने कभी इसका नाम भी नहीं सुना। नॉर्मली जब एग्जाम में आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल व्हीट ऑर्गेनाइजेशन इज करेक्ट, तो आप इस क्वेश्चन को वहीं छोड़ देते हो। छोड़ते हो क्यों? क्योंकि आपने कभी नाम ही नहीं सुना। आपने कभी नाम ही नहीं सुना तो आप कहते हो ये क्वेश्चन मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, छोड़ देते हो। पर नहीं, यूपीएससी आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखो। इंटरनेशनल व्हीट ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में कौन से सही पूछ रहा हूं मैं, सही पूछे। पहला स्टेटमेंट उसने दिया, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ IWO, इंटरनेशनल व्हीट ऑर्गेनाइजेशन का भारत मेंबर नहीं है। तो पहली चीज आपके दिमाग में यह आनी चाहिए, जो आपका बेसिक नॉलेज है ज्योग्राफी का, क्लासरूम कोर्स में पता करोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। भारत पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करता है, समझ में? और वो कह रहा है इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ IWO, भारत IWO का मेंबर नहीं है। यहां आपके अंदर आपकी रीजनिंग से 2 बातें आनी चाहिए दिमाग में। पहला, या तो ये IWO नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, ठीक है, पहला ये आ सकता है। दूसरा आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि अगर वो है और इंडिया उसका मेंबर नहीं है, जो कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट व्हीट का प्रोड्यूसर है, ऐसा हो सकता है? भाई सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड में इंडिया व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया उसका मेंबर नहीं है, क्या इसकी संभावना है? नहीं। इसका मतलब इस स्टेटमेंट की मेरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। पहला, देन सेकंड, अगले पे जाओ। अभी करेक्ट सही गलत नहीं करना है, अभी अगले पे जाओ, अगले स्टेटमेंट पे। एनी कंट्री विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ IWO, ऐसा कोई भी देश जो IWO का मेंबर नहीं है, वो व्हीट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, वो गेहूं का निर्यात नहीं कर सकता। ये सेकंड स्टेटमेंट है। अब चेक करो, अगर IWO एग्जिस्ट करता है और मान लो इंडिया उसका मेंबर नहीं भी है, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट। भारत तो सबसे ज्यादा उगाता भी है और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी करता है। तो अगर मान लो इंडिया मेंबर नहीं भी है IWO का, तो भी इंडिया तो एक्सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फिर उसके साथ कॉन्ट्राडिक्शन में हो गया। बात समझ आई? वो कह रहा है कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ IWO, तो अगर इंडिया IWO का मेंबर नहीं है, इसका मतलब इस सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से तो इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर सकता होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि जो IWO का मेंबर नहीं है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, पर इंडिया तो एक्सपोर्ट करता है। तो अगर इंडिया एक्सपोर्ट करता है, इस स्टेटमेंट को सही मानो, तो इंडिया IWO का मेंबर भी होगा, एक्सपोर्ट भी कर रहा होगा। समझ आ रहा है? दोनों चीज समझ आ रही? कॉन्ट्राडिक्शन में जा रहा है? अब ये जो पूरी की पूरी बात आपकी, तो एनी कंट्री, और दूसरी बात एक और कॉमन सेंस, आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आप WTO के बारे में पढ़ोगे। किसके बारे में? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये सब पढ़ोगे आप। तो WTO के बारे में जब पढ़ोगे
तो आपको पता चलेगा कि WTO एक ऐसी संस्था है वर्ल्ड में जो सारे के सारे कंट्रीज के बीच में ट्रेड को क्या करती है सर, रेगुलेट करती है। किसी भी देश को निर्यात के लिए मना कर देना, एक्सपोर्ट के लिए मना कर देना, WTO के अलावा तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो कर देगा। मतलब बहुत रेयर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, ओपेक वगैरह है एक दो, जो वहां पे कंट्रोल करती है चीजों को। बाकी WTO की एग्जिस्टेंस के बाद कोई और ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं आ सकती जो कि एक्सपोर्ट के लिए मना कर दे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट मुझे क्या लग रहा है, गलत, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। एक्सट्रीम मतलब आप किसी भी देश को एक्सपोर्ट करने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि WTO तो क्या कहता है, ग्लोबलाइजेशन। अब ये जो मैंने बातें बताई, अब आप कहोगे सर अभी तो हमको नहीं पता, पर मैं कह रहा हूं ये बातें जब थ्रू आउट द कोर्स में पढ़ोगे तो पता चल जाएगी, टाइम के साथ चल जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या लग रहा है सर, गलत, समझ आया? तो यहां पे आपकी रीजनिंग से, आपकी इंटेलिजेंस से ये क्वेश्चन सही हो रहा है, आपके इंफॉर्मेशन से हो रहा है क्या? इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है आपको, बट जो पेरिफेरल इंफॉर्मेशन है कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का, वो इंफॉर्मेशन है ना? उस इंफॉर्मेशन को आपने नॉलेज बनाया, और अल्टीमेटली उस नॉलेज को क्या बनाया, विजडम, क्योंकि जहां यहां जरूरत है उस नॉलेज की। अगर आप ये नहीं सोच पाओगे कि वीट का प्रोड्यूसर है इंडिया टॉपेस्ट, आपके पता होने के बाद भी, कई बार आपको पता होता है कि इंडिया वीट का क्या है, लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, आपको पता है, बट वो पता होने से क्या विजडम बन रही है, क्या नहीं बन रही? ठीक है, गेटिंग इट? मतलब आपको उस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है सर। क्यों? क्योंकि आपका पेरिफेरल नॉलेज जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, विजडम में। गेटिंग इट? नहीं पता था, पर नॉर्मली क्या होता है एक्सपीरियंस के साथ, क्वेश्चन देखते छोड़ देते हैं। इंटरनेशनल वीट ऑर्गेनाइजेशन कभी पढ़ी नहीं भाई, चलो आगे बढ़ो। इसका मतलब सब सिर्फ इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन सही होंगे क्या? नहीं होंगे। यू नीड ऑल थ्री, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड द विजडम। एंड व्हाट वी विल ट्राई इन द फाउंडेशन कोर्स, वी विल ट्राई टू बिल्ड ऑल दीज। हम इस सबको बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चंस भी करेंगे क्लास में कि कैसे आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन क्या करने हैं, सही करने हैं सर। गेटिंग इट? तो हम नॉलेज, इंफॉर्मेशन, इस सबको विजडम में कन्वर्ट करेंगे, और विजडम में कन्वर्जन तभी कर पाओगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्योंकि कितना भी इंफॉर्मेशन रहेगा, कितना भी नॉलेज रहेगा, विजडम इज अबाउट अप्लाइंग दैट नॉलेज। और अप्लाई कब करोगे, जब सामने क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट एग्जाम में अप्लाई कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे। इस चीज की प्रैक्टिस, ये जो अभी आपने किया, इसकी प्रैक्टिस आप एग्जाम के पहले 6 महीने में करते। डायरेक्ट वहां ये चीज कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। गेटिंग इट? तो विजडम का भी आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। चले, और इस फाउंडेशन में हम यही कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, इंफॉर्मेशन से, उसको नॉलेज में, और नॉलेज को विजडम में। दिस इज व्हाट द प्राइमरी टारगेट ऑफ द फाउंडेशन कोर्स। हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो गेटिंग इट, आई होप। पर यहां कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछना है। दिस इज द बेस्ट प्लेस टू आस्क एनीथिंग, क्योंकि यहां नहीं आएगा तो फिर मैं कह रहा हूं कहीं नहीं आएगा। दिस इज द बेस्ट प्लेस। पूछोगे तो हो सकता है 5 मिनट के लिए पास वाला कहेगा बेवकूफ है, इतना भी नहीं पता इसको, कैसी एकदम स्मार्ट बन के घूमती है और इतनी सी चीज नहीं पता। कोई बात नहीं, है ना? पर नहीं पूछने पर आप लाइफ टाइम के लिए बेवकूफ हो। पूछने पर तो सिर्फ 2 मिनट के लिए बेवकूफ कहलाओगे, नहीं पूछने पर लाइफ टाइम के लिए। कि पैसा दिया, अपने रिसोर्सेज यूज किए, फिर भी वहां से हमने फैच नहीं करी चीजें। गेटिंग इट सर? चलिए, तो फर्स्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज अबाउट हिस्ट्री। सब्जेक्ट की बात करें थोड़ी, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में हमको पता है कि हमें कहा जाता है कि आपका जो बेसिक्स है वो कहां है सर, एनसीईआरटी में बेसिक्स है सर। कहा जाता है कि आप क्या पढ़े सर, एनसीईआरटी पढ़े, नो डाउट। एनसीईआरटी पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ये हम डिस्कस करेंगे। अब एनसीईआरटी का जो सिलेबस है सर, उस सिलेबस के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो क्या हो रहा है सर, चेंज हो रहा है। देखो इंडिया में क्या है ना, जब भी कोई सरकार आती है ना, तो वो सरकार अपने तरीके से सिलेबस को क्या करती है, बदलती है। पहले देखो कि 1947 से लेके आपके लंबे समय तक इंडिया में किसकी सरकार थी सर? मैं मान ही लेता हूं कि 2014 तक मान ही लो कांग्रेस की सरकार थी। मल्टीपल टाइम्स पे एनसीईआरटी का सिलेबस क्या हुआ, बदला सर। उसके बाद अभी रिसेंटली जो करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने एनसीईआरटी के सिलेबस को वापस रैशनलाइज किया, फिर से बदला। तो जब बदल रहा है तो ओल्ड पढ़ना है, न्यू पढ़ना है, या रिसेंट वाला पढ़ना है, ये भी डाउट होता है सर। ठीक है, इस डाउट को आपके लिए बहुत इजी कर दिया है सर, और वो इजी तो जीवाईएस नहीं कर दिया है सर। तो आपको एनसीईआरटी का कंपाइलेशन मिल रहा है सर। क्या मिल रहा है, कंपाइलेशन मिल रहा है। कंपाइलेशन, आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है,
कोई ओल्ड एनसीईआरटी नहीं, कोई न्यू एनसीईआरटी नहीं। अगर आप पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर नहीं पढ़े हैं तो नो नीड टू बाय एनी एनसीईआरटी बुक। व्हाई? बिकॉज आपकी जो ओल्ड एनसीईआरटी है और आपकी जो न्यू एनसीईआरटी है, इन दोनों का कंपाइलेशन करके अलोंग विद द तमिलनाडु गवर्नमेंट की बुक्स, क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट की जो पुरानी बुक्स है उनको ज्यादा क्या माना जाता है, ऑथेंटिक माना जाता है, उसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। इन सब का कंपाइलेशन करके आपके लिए एनसीईआरटी का कंपाइलेशन बनाया है, जीआईएस का मिलेगा जो कंपाइलेशन, बेस्ट कंपाइलेशन है। नो नीड टू गो एनीवेयर एल्स, कोई अलग से किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना चाहिए उससे ज्यादा है, उससे कम नहीं है। अगर उस किताब के बाहर से कोई एक क्वेश्चन आ जाता है तो सर पकड़ के नहीं बैठना है, क्योंकि 100% नहीं लाना होता है। समझ में आया? अपनी टेंडेंसी ये रखनी है कि सबसे पहले आप अपने कंटेंट को सर्टेनिटी में लाओ। कंटेंट सर्टेनिटी लाने का क्या मतलब है, किस सब्जेक्ट के लिए मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि थ्रू आउट 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की जर्नी में आपको कोई ना कोई मिलेगा, कोच के अरे ये क्या पढ़ रहा है यार, इसमें से क्वेश्चन ही नहीं आते, ये बुक पढ़। होगा कोई ना कोई नई किताब लाके दे देगा और आप वो पूछेगा क्या बात कर रहा है, इससे नहीं आते क्वेश्चन, हाँ ये देख, ये 2016 का क्वेश्चन देख, इस किताब से आया है। और उस एक के चक्कर में आप क्या करने लगोगे, दूसरी किताब पढ़ने लगोगे। एक किताब आधी पढ़ चुके थे, उसको छोड़ के दूसरी किताब पढ़ने लगोगे। कई बार ये होता है, एक बुक पढ़ रहे होते हैं, बुक 1, उसको छोड़ के बुक 2 पढ़ने लगते हैं। और कई बार ये हो जाता है कि बुक 1 कंप्लीट करके बुक 2 पढ़ने लगते हैं, उनके पास समय होता है। ये भी गलत तरीका है, ये भी क्या है, गलत तरीका है। तो कभी अपने आप को इस ट्रैप में नहीं डालना कि मेरे को मल्टीपल किताबें पढ़नी है। आपने वो मूवी देखी चांदनी चौक टू चाइना, उसमें वो जो अक्षय कुमार को सिखा रहा होता है, वो उसको क्या कहता है कि तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे उस एक दाव से, तुम्हारे उन 100 दावों से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किया है। तुम्हारे उन 100 दाव से खतरा नहीं है जिसको तुमने एक बार प्रैक्टिस किया है, सामने वाले को उस दाव से खतरा है, उस एक दाव से खतरा है जिसको तुमने 100 बार प्रैक्टिस किया। समझ आया? और लास्ट में वो उसके दुश्मन को हराता भी उसी चीज से है जो वो पिछले 25 साल से कर रहा होता है, पिछले 1 साल में जो सीखा उससे नहीं। तो जो बुक्स आप पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट की बुक पढ़ोगे, सबसे पहले एक चीज दिमाग में डाल लो कि भ्रमित नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है। आई कैन गारंटी यू, यहां जितने मेंटर्स हैं उनकी सबकी राह पे चलोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ऑनेस्टी से चलोगे तो आपकी ऑनेस्टी आपके पास है, कोई नई चीज नहीं सिखा देंगे। आप बाहर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कहीं नहीं, वो वही चीजें हैं सारी। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने साथ कितना ऑनेस्ट रहते हो, नहीं खोना, कभी भी नहीं खोना। जो चीज बताई है उसको रिपीट पढ़ना, मतलब आपको जो भी बुक्स बताई गई है, जो भी आपका कंटेंट बताया गया है, उस कंटेंट को 5 टाइम्स पढ़ना ज्यादा इफेक्टिव है रादर देन कि 5 बुक्स को एक टाइम पढ़ना। आपके साथ ये प्रॉब्लम होती होगी कि आप कहते हो कि मैं पढ़ता हूं पर भूल जाता हूं, होता है, पढ़ते पर भूल जाते हैं। फिर आप टीचर के पास जाते हो, टीचर बोलता है रिवीजन करो। सेम जवाब होता है सबके पास, मेरे पास भी आता है, याद नहीं रहता, मेरे को रिवीजन करो। अब मुझे बताओ, रिवीजन आप कब कर पाओगे? रिवीजन आप तब कर पाते हो जब आपका सिलेबस खत्म होता है। सिंपल सी बात है, सिलेबस खत्म होता है या कंटेंट आपके पास कन्फाइंड होता है तो रिवीजन कर पाते हो। अब तकलीफ ये है कि आपने बुक 1 भी ले रखी है जो सर ने बताई, बुक 2 भी ले रखी है जो दोस्त ने बताई, बुक 3 भी ले रखी है जो एक टॉपर ने बताई। और हमारे साथ ये भी तकलीफ होती है, हमको लगता है हम सब पढ़ लेंगे। आपको लगता है अगर इस बुक 3 में से 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो मैं इन 2 क्वेश्चन को क्यों छोड़ू, क्योंकि मुझे तो ऑल इंडिया रैंक 1 लानी, और वो तो मैं तभी ला पाऊंगी जब मैं दूसरों से अलग करूंगी कुछ। और ये दूसरों से अलग करने वाले का लिस्ट में ही नाम नहीं आता कभी। आई एम टेलिंग यू, मोस्टली उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है जिनका ड्रीम होता है ऑल इंडिया रैंक 1 लाना, क्योंकि वो इस ड्रीम के चक्कर में ये सोचते हैं कि वो उन सारी चीजों को पढ़ लेंगे जो दूसरे लोग नहीं पढ़ रहे, तो वो कुछ स्पेशल करने के चक्कर में ज्यादा ही स्पेशल कर जाते हैं कि अटेम्प्ट खत्म होकर सिलेक्शन नहीं हुआ। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल हो गया, होता है कि अटेम्प्ट खत्म होकर सिलेक्शन नहीं हुआ। और ये क्यों होता है? क्योंकि वो मल्टीपल सोर्सेस के चक्कर में रहते हैं। अब रिवीजन तब कर पाओगे जब सोर्सेस को 5 टाइम पढ़ने को मैं बोल रहा हूं सर। तो 5 टाइम कब पढ़ोगे, 5 टाइम रिवीजन कब होगा? जब आपने फिक्स एक जगह बना लिया चीजों को और उनको रिवाइज कर रहे हो, बार बार उनको याद कर रहे हो, तो वो चीज नहीं भूलोगे। बट तुम पढ़ते जा रहे हो, तुमने हिस्ट्री की पहले एक बुक पढ़ी सर, ठीक है, हिस्ट्री की पहले सबसे पहले तुमने क्या क्या किताब पढ़ी? तुमको बोला स्पेक्ट्रम पढ़ लो, तुमने स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ ली। स्पेक्ट्रम के बाद बोला बिपिन चंद्रा पढ़ो, तुमने बिपिन चंद्रा पढ़ ली। उसके बाद प्लासी टू पार्टीशन बोला तो तुमने प्लासी टू पार्टीशन पढ़ ली। उसके बाद आपको एक और कोई एक्स बुक बता दी, आपने सब पढ़ ली। 4 किताबें आपने मॉडर्न हिस्ट्री की क्या कर ली, पढ़ ली, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे को ज्यादा ज्ञान हो जाएगा 4 किताबें पढ़ के। मैं कह रहा हूं 4 किताबें पढ़ के ज्यादा ज्ञान नहीं होगा। हाँ, हो सकता है ज्ञान ज्यादा हो जाएगा,
पर विजडम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में आपको नॉलेज भी तभी आएगा जब आप रीड बिटवीन लाइंस करोगे। बताया था शुरू में, आपका जो इंफॉर्मेशन है वो नॉलेज और विजडम में कब कन्वर्ट होगा? जब आप रीड बिटवीन लाइंस करोगे। अदरवाइज आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगी? इंफॉर्मेशन का एक मोटा सा नोट्स रह जाएगा जिसका आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे पर याद भी नहीं कर पाओगे। समझे? इसीलिए आपको जितनी बुक बताई जाए उससे एक भी बुक ज्यादा नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़ना, मैं बता रहा हूं। क्योंकि जितनी बताई जाएगी वो सफिशिएंट और ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। डन? तो पहली चीज में सर्टेनिटी है कि सोर्सेस की सर्टेनिटी रखेंगे। ऑल इंडिया रैंक 1 के बारे में सोचना बुरी बात नहीं है सर, बिल्कुल सोचें आप, ठीक है, आप मैनिफेस्ट करें ऑल इंडिया रैंक 1 को, बट पॉइंट ये है कि करेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ करें, अदरवाइज ऑल इंडिया रैंक 1 बैकफायर कर जाएगा ज्यादा ज्ञान के चक्कर में। तो आपको एनसीईआरटी में जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है सिंपली द कंपाइलेशन, सिंपली द कंपाइलेशन। बट द पॉइंट इज इफ यू हैव इनफ टाइम, अगर आप 3 साल बाद 4 साल बाद एग्जाम देने वाले हो, अभी 12th पास हुए, तो यू कैन गो एंड रीड द बुक्स, बट आई वुड सजेस्ट ओल्ड एनसीईआरटी। बट आई वुड सजेस्ट वन मोर थिंग, डोंट रीड इट इफ यू हैव द कंपाइलेशन। कंपाइलेशन के साथ ही हम लोग क्लास करेंगे, तो पूरी हिस्ट्री पे तो हम पर्सपेक्टिव बना लेंगे। मेन तकलीफ कहां होती है? पर्सपेक्टिव बनाने में। तो पर्सपेक्टिव तो हम क्लासरूम में बना लेंगे और उसके बाद आप कंपाइलेशन पढ़ लेना, और कंपाइलेशन और पर्सपेक्टिव के बाद रेफरेंस बुक पे आओगे तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? खत्म। गेटिंग इट? तो एनसीईआरटी हिस्ट्री में जो एनसीईआरटी पढ़नी है, नो नीड टू गो एनीवेयर, रीड द कंपाइलेशन विच विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट। उसमें परफेक्टली सारा दिया हुआ है। गेटिंग इट? एक दो चीज छूट गई है, कहीं तुमने पढ़ी और तुमको गया ये तो है ही नहीं सर, कैसे आप तो बेवकूफ बना रहे हो, इसमें नहीं है सर। भाई नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका इशू नहीं बनाना है कि अरे ये सर नहीं है। गेटिंग इट? इशू नहीं बनाना है, पर उतना है कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट तो एनसीईआरटी का क्या पढ़ना है सर? कंपाइलेशन, जीओआईएस वाला। अब आती है हिस्ट्री का टाइप्स। सर हिस्ट्री के टाइप्स में हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि आपके पास जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री के अंदर क्या क्या आ रहा है सर? आपकी आ रही है एंशिएंट हिस्ट्री, आ रही? एंशिएंट के बाद आपकी आएगी मिडाइवल हिस्ट्री, फिर आएगी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, और इन तीन के अलावा एक और हिस्ट्री आएगी, दैट इज द वर्ल्ड हिस्ट्री, और एक आ रही है पोस्ट इंडिपेंडेंस। यही आपका डिवीजन है यूजुअली यूपीएससी में। 5 टाइप की हिस्ट्री है सर। अब इस 5 टाइप की हिस्ट्री में से ये जो पहली 3 टाइप की हिस्ट्री है, 1, 2 एंड 3, ये तीनों की तीनों आपको कहां मिल जाएगी? कंपाइलेशन में। तीनों की तीनों मिलेगी कंपाइलेशन में, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। बट आपकी जो वर्ल्ड हिस्ट्री है और आपकी जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, ये दोनों इस कंपाइलेशन में नहीं है सर। तो डोंट वरी, इसके लिए हम अलग से क्या करेंगे? पढ़ेंगे। और दोनों जो है वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस, समझ गए, 1947 के बाद का इतिहास, ये दोनों इतिहास जो है, ये दोनों इतिहास आप इसमें भी पढ़ोगे और आपको जो क्लासरूम कोर्स होगा उसमें भी पढ़ोगे। इन दोनों इतिहास के साथ हम बहुत ज्यादा फाउंडेशन में डील नहीं करेंगे क्योंकि ये फाउंडेशन कोर्स का पार्ट नहीं है, वर्ल्ड और पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत आसान, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है उसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं रहता, उसका प्रीलिम्स में तो वर्ल्ड हिस्ट्री है ही नहीं यूपीएससी में, और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है मेंस में उसमें भी हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। पिछले 2-3 साल से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा वर्ल्ड हिस्ट्री का, ठीक है, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ के जा रहे हो, क्वेश्चन एक भी नहीं आ रहा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो वेटेज है उस हिसाब से आपकी जो शाम की क्लास होगी, मेन कोर कोर्स की क्लास, दैट वुड बी सफिशिएंट, दैट वुड बी सफिशिएंट, उतना ही चाहिए, और वो भी काफी सफिशिएंट अच्छा नॉलेज होगा। गेटिंग इट? स्टिल वी विल ट्राई टू टच इट, हम इसको कवर करने की क्या करेंगे, एक टाइमलाइन में कोशिश करेंगे। और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है वो भी शाम की क्लास में जितना होगा वो सफिशिएंट होगा। पर तो हम प्राइमरीली इस कोर्स में किससे डील करने वाले हैं? एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री से डील करने वाले। गेटिंग इट सर? ठीक है। अब सबसे पहले इनके कंटेंट पे मैंने बता दिया कि इन तीनों का कंटेंट कौन सा है सर? कंपाइलेशन वाला कंटेंट है। कंपाइलेशन वाले कंटेंट के अलावा आपको जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाए, क्योंकि एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न को कंप्लीट करने में फाउंडेशन कोर्स में रेगुलर क्लास चलेगी तो भी 2 महीने लगेंगे। इट विल टेक टाइम, बिकॉज हम स्क्रैच से पढ़ते हैं, और लगने दो टाइम लगेगा तो सब्जेक्ट को अच्छे से क्या करेंगे, कवर करके चलेंगे। एटलीस्ट मैं बता रहा हूं, एटलीस्ट 2 महीने लगेंगे। पर अगर 2 महीने की क्लास में आपका एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न इतना स्ट्रांगली कवर हो जाए तो वर्थ इट है सर।
क्योंकि एक बार कवर करके पूरी की पूरी थ्रू आउट जर्नी का टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन देने वाले सब्जेक्ट है ये एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, लेट मी टेल यू। क्योंकि थ्रू आउट जर्नी ये टेंशन देता है सब्जेक्ट, खासतौर पे एंशिएंट और मेडिवल बहुत टेंशन देते हैं। तो हम कोशिश करेंगे इनको 2 महीने में कवर करने की, ताकि हमें थ्रू आउट बाद में टेंशन नहीं हो, एग्जाम के टाइम पे टेंशन नहीं होना चाहिए। अब आता है इनके अलावा कोई बुक पढ़नी है क्या, कंपाइलेशन के अलावा, गेटिंग इट? कंपाइलेशन के अलावा आई वुड सजेस्ट यू बुक्स, ठीक है? और वो बुक्स सिंपली उन बुक्स का भी सारा कंटेंट उस कंपाइलेशन में है, उस बुक्स का भी कंटेंट कंपाइलेशन में है सर। तो आप उस बुक को एज अ टेक्स्ट बुक ना पढ़ के एज अ रेफरेंस बुक पढ़ेंगे, एज अ रेफरेंस। टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक अलग अलग होती है, ठीक है? टेक्स्ट बुक का मतलब होता है पूरा का पूरा पढ़ना होता है, रेफरेंस बुक का मतलब होता है यू जस्ट टेक द रेफरेंस फ्रॉम इट, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीज आप क्या करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो। तो एंशिएंट के लिए एक बुक होती है सर, आर एस शर्मा, कौन सी है? आर एस शर्मा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, नो नीड टू बाय दिस बुक, बुक मत खरीदना अगर आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है? हाँ, बुक बुक होता क्या है मैं बताता हूं। कई बार यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ एक बड़ी ट्रबल होती है, और वो ट्रबल ये होती है ना कि उनके रूम में एंटर करते हो ना तो इतनी किताबें देखते हो ना कि आधा खोपड़ा बेसिक खराब हो जाता है ना? और कई कई बार खुद को मोटिवेट करने के लिए भी किताबें खरीद लेते हैं, है ना? कह रहे किताब होनी तो चाहिए, मैं कह रहा हूं ये मूर्खता है, मत करो, होनी चाहिए किताब, बट मैं कह रहा हूं जितना कम कंटेंट और कंसोलिडेटेड कंटेंट रहेगा ना उतना ज्यादा अच्छा है। वो किताबें इकट्ठी दिखने में अच्छी लगेगी, कोई रिलेटिव आ गया, शुक्ला जी लड़का क्या करता है, यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, अरे क्या बात है, इतनी किताबें, देख के अच्छा लग रहा है, बट पॉइंट इसकी वो ज्यादा किताबें अननेसेसरी बर्डन दिखाती है, दिखाती नहीं बर्डन? अगर आप मोटिवेट हो सकते हो किताबें देख के तो ये अलग बात है, बट मैं कहता हूं टेबल आपका जितना सॉर्टेड है ना उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली किताबों से भी तो नोट्स ही बनाने हैं, और नोट्स को आप क्या कर रहे हो, नैरो डाउन ही तो कर रहे हो। एक पूरी की पूरी 800 पेज की किताब को अगर आप 250 पेज में नैरो डाउन कर रहे हो अपने नोट्स में, तो आपके वो किताब को नैरो डाउन कर दिया ना। जब किताब का काम हो गया तो किताब को क्या कर दो, रख दो भैया, नैरो डाउन हो चुकी है, अब वो सब्जेक्ट उसी में, कर तो वही रहे, शॉर्ट ही बना रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट्स का रिवीजन होगा, किताबों से रिवीजन होगा नहीं होगा। तो बहुत किताबें भी नहीं खरीदनी है। आर एस शर्मा की जो बुक है उसका सारा का सारा कंटेंट इस कंपाइलेशन में है, तो इस बुक को अगर खरीदते हो तो एज अ रेफरेंस बुक, एज अ रेफरेंस बुक आप अपने पास रख सकते हो, एंशिएंट इंडिया की बुक है। और अगर आपके पास इनफ टाइम है कि 2 साल बाद 2.5 साल बाद एग्जाम देना है, तो आप यू कैन रीड इट, यू कैन रीड बट अलोंग विथ अवर कोर्स। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है, यहां जो पढ़ रहे हो ना, एग्जाम्पल के लिए एंशिएंट का अगर हमने एक चैप्टर पढ़ा, तो एंशिएंट का एक चैप्टर जो यहां पढ़ेंगे ना वो सेम चैप्टर आपको इस बुक में मिलेगा। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, तो वो का वो चैप्टर इस बुक में है, और वही चैप्टर इसमें भी है कंपाइलेशन में, समझ गए? तो इस बुक को आप सिर्फ रेफरेंस पॉइंट की तरह देखेंगे, मेन कंपाइलेशन जो बन रहा है, इस कंपाइलेशन से कुछ कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है नोट्स बनाना, और नोट्स बनाना पहले दिन से नहीं है, मैं बता रहा हूं। नोट्स जब कहा जाए तब बनाना, पहले दिन से मत बनाने लगना, नहीं तो फिर गलत बना लोगे, ठीक है? टेक योर टाइम, बताएंगे नोट्स कैसे बनाना है, अभी शुरू में नोट्स बनाना जरूरी नहीं है, पहले थोड़ा कवर अप कर लेते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है? उसके बाद मेडिवल की बुक आती है सतीश चंद्रा की, सतीश चंद्रा। एग्जैक्टली ये जो राइटर्स दिख रहे हैं आपको, ये वही राइटर्स हैं जिन्होंने ओल्ड एनसीईआरटी की बुक्स लिखी है। आर एस शर्मा वो राइटर है जिन्होंने एंशिएंट इंडिया की ओल्ड एनसीईआरटी लिखी है। सतीश चंद्रा वो राइटर है जिन्होंने मेडिवल इंडिया की ओल्ड एनसीईआरटी लिखी है। तो उन्हीं का अलग वर्जन जो है वो उन्होंने अलग से किताब निकाल दी, गेटिंग इट? मैं कंटेंट की सर्टेनिटी दे रहा हूं आपको, ताकि आपको इधर उधर नहीं भागना पड़े। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, पढ़े कहां से सर, पढ़े कहां से? मॉडर्न हिस्ट्री की जो बात कर रहे हैं, मॉडर्न, अभी सिर्फ लिख लो, अभी सब्जेक्ट स्टार्ट होगा तो समझ में आएगा, अभी लिख लो बस। मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसके लिए आपको 2 किताब पढ़नी है। पहली बुक जो बता रहे हैं वो है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक आती है, वो आपको पढ़नी है, पहली चीज, ठीक है? आफ्टर इट, व्हेन यू फिनिश द स्पेक्ट्रम, उसके बाद आपको पढ़नी है बुक बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा पहले मत पढ़ना, ठीक है?
और अगर आप थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से ग्रैब कर पाते हो तो आप इन दोनों किताबों को साथ साथ पढ़ सकते हो। कैसे? साथ साथ। साथ साथ समझ गए ना? साथ साथ का मतलब है जो चैप्टर स्पेक्ट्रम से पढ़ा है वही सेम चैप्टर इससे भी पढ़ो, दोनों को साथ साथ पढ़ो। और इन दो के अलावा किसी तीसरी किताब को छूना ही मत, नहीं छूना है। गेटिंग इट? सिर्फ दो किताबें, स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा, दो किताबें हैं ये, और ये दो किताबों में पर्याप्त नॉलेज है, उतना है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है? और मैं इन दो किताबों को अभी भी ऑप्शनल ही बता रहा हूं। ठीक है? अगर आपका पर्सपेक्टिव बन जा रहा है अच्छा, तो इनको रख सकते हो आप अपने पास लाके अपने शेल्फ में, और बीच बीच में देख सकते हो। तो दिस इज द सर्टेनिटी, नो नीड टू गो एनीवेयर एल्स। बस ये किताबें पूरी की पूरी, एंशिएंट इसमें खत्म हो जाएगा, मेडिवल इसमें, और मॉडर्न इसमें, अलोंग विद दैट कंपाइलेशन। बस ये आपकी तीनों हिस्ट्री खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। इसी चीज को 4 बार पढ़ लेना, 5 बार पढ़ लेना, ज्यादा बेनिफिट करेगा। आपको लगता है एक बार तो पढ़ लिया हूं कंटेंट को, 4 बार पढ़ूंगा तो यही रहेगा। एक काम करता हूं, नया कंटेंट ऐड करता हूं, नई किताब पढ़ता हूं। ये गलती नहीं करना। इस चीज में आप एक बार से दूसरी बार रीडिंग करोगे ना, आप उसके अंदर क्यों क्यों जरूरी है पता है? क्योंकि जब पहली रीडिंग खत्म करोगे ना, तो आपके पास आई, के और डब्ल्यू में क्या होगा? सिर्फ इंफॉर्मेशन होगी। वो नॉलेज में कन्वर्ट कब होगी? जब उसको 2 बार 3 बार पढ़ोगे। समझ आ रहा है? वो ये आई के डब्ल्यू जो है, ये मेरा पर्सनल एक टूल है। दिस इज माय पर्सनल टूल विच आई ऑलवेज टेल पीपल टू अप्लाई व्हाइल प्रिपरेशन। ठीक है? ये आई के डब्ल्यू का जो टूल है, यू माइट नॉट गेट दिस टूल इन समवेयर एल्स। तो जब एक रीडिंग करोगे ना, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है आपने, और मे भी थोड़ा बहुत क्या, नॉलेज। सेकंड रीडिंग में ना और ज्यादा इंफॉर्मेशन को किसमें कन्वर्ट करोगे? नॉलेज में। ठीक है? थर्ड में और नॉलेज को किसमें किया? इंफॉर्मेशन को किसमें किया? नॉलेज में। और फिर जब आप एग्जाम के लिए टेस्ट दोगे ना, तो वो आपको पता चलेगा कि इस नॉलेज को आप विजडम में कन्वर्ट कर पा रहे हो या। ठीक है? इसके लिए क्या देना पड़ेगा? टेस्ट देना पड़ेगा। मतलब सब्जेक्ट की तैयारी ऐसे ही करनी है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड टेस्ट। फिर क्या दे सर? टेस्ट। गेटिंग इट? दैट्स इट। यस, दिस इज व्हाट यू सपोज टू डू। देन कम्स द वर्ल्ड हिस्ट्री। हाँ, यहाँ रख दीजिए। देन कम्स द वर्ल्ड हिस्ट्री। थैंक यू। वर्ल्ड हिस्ट्री जो मैं बता चुका हूं, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अलग से कोई बुक नहीं पढ़नी है आपको, बुक नहीं पढ़नी है। पर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वर्ल्ड हिस्ट्री, अगर आप इंटरेस्टेड हो जेन्युइनली, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपके पास अर्जुन देव की बुक है। ठीक है? अब तकलीफ ये है अर्जुन देव की बुक की, ये बुक बहुत बड़ी नहीं है, बुक में पर्याप्त नॉलेज भी है, आपको बुक पढ़ने में इंटरेस्ट भी आ जाएगा अगर आप एक बार क्लासरूम पढ़ लोगे तो। ये अर्जुन देव की बुक जो है, ये बुक ओनली आफ्टर क्लासरूम कोर्स, पहले मत पढ़ना। जब क्लासरूम कोर्स में वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाएगी ना, या क्लासरूम कोर्स में वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट होगी, तो वो जो भी पढ़ा रहे होंगे वो खुद बता देंगे कि क्या पढ़ना है। ठीक है? तो अर्जुन देव की बुक है, और ये बुक सिर्फ उसके बाद पढ़ना, और वो भी सेलेक्टिव रीडिंग होगी, पूरी नहीं पढ़नी है किताब। ठीक है? सेलेक्टिव रीडिंग। इसका कारण है, इसका कारण ये है कि 250 पौने 300 पेज की एक किताब है, और उस पौने 300 पेज की किताब को पूरा पढ़ो, उसमें से नोट्स बनाओ, 1-1.5 महीना लग जाएगा नोट्स बनाने में, है ना? 250 पेज के नोट्स भी बना लिए, है ना? उसके बाद आपको पता चल रहा है कि उसमें से मेंस में क्वेश्चन आया 2, 1 या 1 भी नहीं, तो दुख नहीं होगा? इससे ज्यादा बेटर है कि ये जो टाइम इसको दोगे, वही टाइम उस सब्जेक्ट को दो ना जिसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कम है वर्ल्ड हिस्ट्री का, और कुछ नहीं है। और मेरे ख्याल से जितना मैं समझता हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्लासरूम में जो पढ़ाया जाएगा ना, वही सफिशियंट है। उसके अलावा थोड़ा बहुत 1-2 चीज पढ़ सकते हो। गेटिंग इट? वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर कुछ पढ़ना पढ़ा तो ये अर्जुन देव की बुक है, और ये भी, इसकी भी जरूरत बहुत लिस्ट पड़ेगी, मैं बता रहा हूं। देन एंड फिफ्थ इज द पोस्ट इंडिपेंडेंस
हिस्ट्री। द थिंग जो वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ है वो की वही चीज पोस्ट इंडिपेंडेंस के साथ भी है। पोस्ट इंडिपेंडेंस की अलग से किताब आती है 550-600 पेज की, करीब 800 पेज की किताब है आरसी गुहा की, रामचंद्र गुहा, ठीक है। और एक बिपिन चंद्रा की भी, बिपिन चंद्रा और मुद्गल की भी बुक है, वो भी करीब 700-750 पेज की एक किताब है, इतनी मोटी। किसकी? पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की। और उस पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में मेंस में क्वेश्चन कितना आता है? 1, 2 या कभी कभी 1 भी नहीं। पर इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का आपको पता होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1947 के बाद से देश में क्या हुआ, हो सकता है उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछ रही यूपीएससी, बट उसका पता नहीं होना आपके लिए इंटरव्यू में घातक हो सकता है। भाई देश में आजादी के बाद 70-75 साल के इतिहास में क्या हुआ है, कौन सी पार्टी ने कब सरकार बनाई, क्या क्या 50 चीजें हुई है सर, वो सब पता होनी चाहिए। तो हो सकता है कि इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं दिख रहा है, पर इसका रिलेटिव एनालिसिस बहुत ज्यादा है इंटरव्यू वगैरह में, आपकी आगे की तैयारी में। हो सकता है कई इंटरव्यू में पता चला कोई चीज पूछ लिया, फंस गए। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी आप जो क्लासरूम कोर्स मिलेगा, उस क्लासरूम कोर्स के अलावा जो भी आपको नोट्स मिले, उस नोट्स को आप पढ़ लेना। और आपके पास टाइम है तो बुक पढ़ना, आरसी गुहा की 750 पेज की बुक उठाने की अगर हिम्मत है, टाइम है आपके पास तो पढ़ो, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट नहीं है सर, ठीक है। पर जो इंटरेस्टेड है उनके लिए मैं लिख देता हूं, आरसी गुहा, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बुक का नाम है। और मैं इस पे पहले से ही क्या लगा देता हूं, एक कंडीशन अप्लाई कर देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो लोग। कलर कैसे नहीं बदल रहा है ये, इस पेन को गिरगिट से मिलवाना पड़ेगा, पीछे कर रहे हैं, ठीक है। आरसी गुहा बहुत ज्यादा ऑप्शनल है, टाइम हो तो पढ़ेंगे। और ठीक है, और ये दोनों जो है वो भी आपके पास टाइम हो तो पढ़ेंगे, बाकी इससे काम हो जाएगा, डन। और ये अर्जुन देव भी ऑप्शनल ही है मेरे हिसाब से तो, पर बताना मेरा धर्म है कि कभी आप फ्यूचर में ट्राई करो पढ़ने की, तो पता तो रहे क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हम जो पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी हिस्ट्री ओनली, ठीक है। वेट फॉर ए मोमेंट। नाइस, का घोल, काफी शुगर है इसमें, ठीक है सर। चले, दैट वुड बी द फर्स्ट थिंग वी विल स्टार्ट। यही कंटेंट है, इसके अलावा कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं। अब इसमें एक चीज और बच गई है टोटल हिस्ट्री में, बढ़ गया आर्ट एंड कल्चर। क्या बच गया? आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर जो है हम स्पेसिफिकली अलग से नहीं पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर को हम इन्हीं के अंदर डील करेंगे, एंशिएंट और मिडिवल में। आर्ट एंड कल्चर की अलग से जो क्लास होगी दैट विल बी इन द कोर कोर्स, जो कोर कोर्स है उसके अंदर अलग से होगी, बट हम आर्ट एंड कल्चर इसमें इतना कवर कर लेंगे ना कि वो सफिशिएंटली अलग से डील हो जाएगा, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर कुछ अलग से थोड़ी है, हिस्ट्री का ही तो पार्ट है, बस उसको अलग कैटेगरी दे दिया है कि भाई हिस्ट्री के अंदर भी आर्ट वाले एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उसको कंजर्व करने की जरूरत है। गेटिंग इट? तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। कंटेंट में क्लैरिटी है, ठीक है। चलिए अब देखिए सर, अब हमें जो स्टार्ट करना है हिस्ट्री, नो डाउट विल स्टार्ट विद द एंशिएंट हिस्ट्री। हम एंशिएंट हिस्ट्री से ही स्टार्ट करेंगे। अब एंशिएंट हिस्ट्री या किसी भी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट। व्हाट इज हिस्ट्री सर? व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री होती क्या है? हिस्ट्री क्या होती है सर, बताएगा कोई? किसी को पता है? थोड़ा बहुत पता है तो पता ना, नहीं पता है तो सीखने के लिए तो बैठेंगे, है ना। अच्छा, साथ साथ चल रहा है। हाँ, स्टडी अबाउट द पास्ट, ओके।
ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता सकते हैं सर। ऑनलाइन के मित्रों, आवाज आ रही है? आप लोग भी आंसर दे सकते। ओके, ठीक है। हाँ, और कोई बताओ। देखो, एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि आप डायरेक्ट इंटरव्यू में एक्सप्रेस कर दोगे, नहीं कर पाओगे। एक्सप्रेस करो, गलत बोलो, अच्छा बोलो, इससे आपकी भाषा भी इंप्रूव होती है, लैंग्वेज। ठीक है, कई बार हमको पता होता है पर हम सही तरीके से नहीं बता पाते, वो अभ्यास करना बहुत जरूरी है। इसलिए बोलो। भाषा गलत होगी या कंटेंट गलत होगा, या दोनों ही गलत हो जाएंगे, पर प्रयास तो किया। इससे क्या है, आपकी झिझक खुलेगी। सडनली कई लोगों को मैंने देखा है कि बहुत प्रीलिम्स अच्छे से निकाल लिया, मेंस अच्छे से निकाल लिया, इंटरव्यू का जब कॉल आया तब तक 2.5-3 महीने का बीच में गैप बचा, इंटरव्यू पहले दिन इंटरव्यू आ गया उसका। ठीक है, 2-2.5 महीने कॉपी चेक होने में लगते हैं। मेंस की कॉपी चेक हुई, इंटरव्यू का लिस्ट आया, इंटरव्यू की लिस्ट में पहले दिन इंटरव्यू आ गया। ठीक है, और लिस्ट आई, उसके करीब 15 दिन बाद इंटरव्यू था, और उस 2-2.5 महीने में उसने कोशिश करी करने की, मॉक इंटरव्यू भी अटेंड किया दिल्ली जाके, पर मॉक इंटरव्यू बहुत ज्यादा, उसको 3-4 इंटरव्यू अटेंड किया दृष्टि का, उसको अच्छे अच्छे मतलब उसके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हो पाई सर, नहीं हो पाई। उसका पहले दिन इंटरव्यू हुआ और वो इंटरव्यू में लिटरली क्या हो गया, एकदम स्तब्ध हो गया। स्तब्ध हो जाते हैं ना, एकदम सामने वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो एकदम चुप हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो इंटरव्यू बोर्ड में सामने आपके बैठा हो वो लिबरल पर्सन हो। लिबरल इन द सेंस कि वो अरे कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, वो कंसोल कर दे आपको, टेक योर टाइम एंड कम बैक अगेन। जरूरी नहीं है। सामने अगर कोई अड़ियल मिल गया ना, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड अलग अलग, मैं बता रहा हूं, अनुभव है मेरा। ठीक है, इंटरव्यू बोर्ड में गलत व्यक्ति टकरा गया सामने तो 12 बजा देता है इंटरव्यू की। इंटरव्यू में क्या मल्टीपल बोर्ड्स होते हैं, आपको कौन सा बोर्ड मिल रहा है। ठीक है, यूपीएससी में जब जाओगे आप, ठीक है, एंट्री पे सब कुछ चेक होगा, उसके बाद आपको एक हॉल में बिठाया जाता है। ठीक है, उस हॉल में अलग अलग टेबल लगे रहते हैं। ठीक है, लगे टेबल, इस टेबल में आपको बताया जाता है, इस टेबल पे जाके बैठ जाओ आप। तो वो जो टेबल लगा है एग्जैक्टली वह टेबल ही आपका क्या है, इंटरव्यू बोर्ड का नंबर है। इंटरव्यू एक सेम बोर्ड नहीं ले रहा होता, अलग अलग इंटरव्यू रूम होते। अब आपका जो इंटरव्यू रूम होता है उसके टेबल पे आपको बिठा दिया गया। ठीक है, अब इधर से जब भी कोई इंटरव्यू बोर्ड पैनल फ्री होगा, उसका लाइट जलेगा, उसका जो एक पर्सन होगा पियोन, वो आके आपको आवाज मारेगा। ठीक है, कि दिस नंबर आओ, फिर आप जाओगे, आप बाहर जाके क्या कर लोगे, चेयर पे जाके बैठ जाओगे। ठीक है, वो अंदर जो एक पर्सन गया है वो जब फ्री हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या लगाई जाएगी, आवाज लगाई जाएगी, उसके बाद आप अंदर जाओगे, फिर अंदर जाके बैठोगे आप। अब अंदर यूजुअली क्या होता है, आप जो इसमें देखते हो ना, ये दृष्टि वगैरह के इंटरव्यू, वैसे इंटरव्यू नहीं होते वहां पे। ठीक है, यूजुअली दृष्टि में देखते हो ना, 5 लोग यहाँ बैठ गए हैं, आपको यहाँ बैठा दिया है, यूजुअली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यूजुअली इंटरव्यू का जो तरीका मोरलेस ऐसा ही है, बट ये टेबल बहुत बड़ा है और आपको बहुत दूर बिठा रखा है, वहां आपको उनके सर पे बिठा देते हैं। ठीक है, हाँ, टेबल छोटा सा टेबल होता है एक। ठीक है, यहाँ 2 लोग बैठे। ठीक है, और आपको यहाँ बिठा रखा है, मतलब एकदम सामने बैठे हो आप उनके। दृष्टि में देखा आपको दूर बिठाते हैं, इतना दूर बिठाते हैं ना, और इतना बड़ा टेबल है, यूजुअली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, टेबल छोटा सा होता है और वो आपके सर पे बैठे होते हैं, ऐसा लग रहा है, तो एक प्रेशर भी जनरेट होकर रखते हैं। तो अब आप मान लो, और हर हर इंटरव्यू पैनल में 5 लोग होते हैं, यूजुअली 5 लोग होते हैं, और 5 में से एक उसका चेयरमैन होता है, उसके नाम पे ही वो बोर्ड होता है। ठीक है, जैसे गोस्वामी सर का पैनल मिल गया तो गोस्वामी सर उसके चेयरमैन है सर। अब आप बैठे हो, ये 2 लोग इधर बैठे हैं, ठीक है, और एक इधर बैठे हैं, पांचों घूर रहे हैं आपको। ठीक है, आप जाके बैठे, सर मैं, हाँ बैठो बैठो बैठो। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा आपसे, अगर आप वेल आर्टिकुलेटेड नहीं हो, ठीक है, तो आप घबरा जाओगे, अरे अरे। एक तो वैसे प्रेशर रहता है यार, यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, प्रेशर रहेगा। मॉक इंटरव्यू अलग चीज होती है, एग्जैक्टली आपको पता है कि वहां कुछ गड़बड़ हुई तो पूरा 2 साल का मेहनत चला जाएगा, क्योंकि 1 साल तैयारी किए हो, फिर उसके बाद 1 साल पूरी प्रक्रिया में भी तो निकला है, प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू का कॉल आया, 2 साल का तैयारी, और वहां पे कुछ भी हो सकता है। तो एक डर रहता है अंदर से, इस डर को निकालना जरूरी है। और ये डर कब निकलता है, जब आप थ्रू आउट वेल आर्टिकुलेटेड रहते हो, और वेल आर्टिकुलेटेड रहने के लिए आपको बोलना जरूरी है, क्योंकि सब कुछ अंदर है पर एक्सप्रेस करना नहीं आता, तो यहाँ लोटे डूब जाएंगे ना, पूरी तैयारी की वाट लग जाएगी, मतलब टर्म समझ जाओ। ठीक है, नहीं लग जाएगी वाट, इंटरव्यू देने का पता चला, और और पता ही नहीं चलता, ये यहां से यहां शिफ्ट हो जाते हैं और वो सामने वाला आपके ऊपर आके, हाँ ये बताओ मुझे, भाई उधर बैठो ना, ऊपर भी चढ़ रहे, होता है।
भाई साहब, इंटरव्यू में यहां तक होता है कि तुम बैठे हो और तुम्हारा टेबल है, ठीक है, तुम यहां बैठे हो, वो यहां बैठा है, यहां से यहां आ जाएगा, हाँ ये बताओ मुझे। दे आर चेकिंग योर टेम्परमेंट एंड दे विल चेक इट। भाई कुछ तो किससे चेक कर रहे हैं? कुछ तो चेक कर रहे हैं आपको क्वेश्चनिंग से, कुछ आपके प्रेशर डाल के कर रहे हैं चेक। ये बताओ तुम कि ऐसा हो जाएगा तो क्या करोगे? तुम बोलोगे अरे वो सब ठीक है, पहले वहां बैठो ना, मेरी गोद में क्यों बैठे हो? तो थोड़ा तरीका क्या होता है? कैजुअल होता है। ठीक है, एंट्री ठीक थी पर बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल। विजेंद्र सर है ना, विजेंद्र चौहान सर, हमारे फेसबुक मित्र है वो, कोई जानकारी चाहिए तो बताना। तो दिल्ली में उनसे मुलाकात हुई थी। तो समझ पा रहे हैं सर? इसलिए बोलो, हिचकिचाओ मत। गलत बोलोगे ना, आज गलत बोलोगे, कल गलत बोलोगे, सही बोलना सीख जाओगे। तो तैयारी पूरी होनी चाहिए। हाँ, तो ये इंटरव्यू की बात हम कर रहे थे। हाँ बताओ, हिस्ट्री क्या होती है सर? व्हाट इज हिस्ट्री? और इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज आपकी। इंपॉर्टेंट क्या है? लैंग्वेज। कई लोग होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं बट अभी तक इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। होता है, ऑल्दो आप इंग्लिश मीडियम के हो फिर भी आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हो। आपका जब प्री क्लियर होगा तो आप एक डेफ भरते हो, फिर आपका मेंस क्लियर होता है तो आप डेफ 2 भरते हो, डेफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 2। तो आप इंटरव्यू का मीडियम चूज कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो भी आप हिंदी मीडियम चूज कर सकते हो। बट सबसे पहला क्वेश्चन जो वो आपसे पूछेंगे वो यही पूछेंगे कि तुम इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दिए हो, हिंदी में इंटरव्यू क्यों दे रहे हो? ठीक है, तो इसका सबसे सटीक आंसर यही है कि सर अभी मेरे को इंग्लिश में फ्लुएंसी अच्छी नहीं है। ये सिंपल आंसर है और कुछ नहीं बोलना है। कह रहे नहीं सर आई बिलीव कि हिंदी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रभाषा है, वो भगा देंगे आपको। जो सच है वो बताओ ना। सच तो यही है ना कि भाई अभी इंग्लिश में फ्लुएंसी अच्छी नहीं है बोलने की, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि फ्लुएंसी अच्छी होगी बोलने की। कई सारे लोग बहुत गजब के नॉलेज वाले होते हैं बट इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी नहीं होती। कई सारे लोग जिनका नॉलेज इतना अच्छा नहीं होता बट इंग्लिश में फ्लुएंसी अच्छी होती है। तो ये मैटर नहीं करता, बट कोशिश आप ये करो कि इस डिलेमा में फंसो ही मत। इंग्लिश अगर मीडियम है तो कोशिश करो इंग्लिश में आपकी तीनों अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश में लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और स्पीकिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तीनों अच्छा होना चाहिए, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, तीनों अच्छा रखना है। इसीलिए आप अभी से तैयारी, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कहा जाता है ना आपको, उसका कारण यही है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका नॉलेज बढ़ेगा। वापस मैंने कहा ना, आई, के और डब्ल्यू, इसको हमेशा दिमाग में रखो। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको सिर्फ क्या मिलेगी? इंफॉर्मेशन मिलेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग से जो आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग है, जो आपकी रीडिंग कंप्रहेंशन की एबिलिटी है, वो भी क्या होती है? बढ़ती है। और न्यूज़पेपर रीडिंग से इंफॉर्मेशन बढ़ रही है, उससे आपका लैंग्वेज पे कमांड बढ़ रहा है, और लैंग्वेज पे कमांड के साथ साथ आपकी रीडिंग कंप्रहेंशन बढ़ रहा है। तो ये आपकी सीसेट की भी तो तैयारी करा रहा है, नहीं करा रहा है? सीसेट में आप देखोगे कि आपका जो 40% क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश कंप्रहेंशन से आते हैं, है ना? और लोगों का फोकस किस पे होता है? सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग पे होता है। और मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं टफ टफ आ रहे हैं आजकल बहुत साल से। तो लोग सिर्फ मैथ्स रीजनिंग के चक्कर में घुस जाते हैं, ये कर लेंगे ये कर लेंगे, और लोटे क्या हो जाता है? रुक जाते हैं। लोगों का सीसेट रुक रहा है पिछले 3-4 साल से, मैं बता रहा हूं। साइंस वालों का रुक रहा है, साइंस मैथ्स वालों का रुक रहा है, क्योंकि सीसेट डे बाय डे क्या हो रहा है? टफ हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों का फोकस किस पे? मैथ्स और रीजनिंग पे। लोग इसको भूल जा रहे हैं, किसको? कंप्रहेंशन को। कंप्रहेंशन का क्वेश्चन, क्योंकि लोगों को डर लगता है। लोगों को लगता है कि मैं अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर करूंगा तो एंड में मुझे पता तो है कि ये आ रहा है, तो एटलीस्ट मुझे पता है कि ये ऑप्शन में है तो ये सही होगा। उस सर्टेनिटी के चक्कर में मैथ्स और रीजनिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं, पर मैथ्स और रीजनिंग में वो एकदम एंड पे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, 27, 28, 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, उतने ही सही हो रहे हैं, क्योंकि वो चाहता है कि तुम इस ट्रैप में फंसो। यूपीएससी तो चाहता ही है कि इस ट्रैप में फंसो, और सब फंस जाते हैं, और फिर सीसेट की वजह से लोटे डूब रहे हैं। जीएस 1 में 105 नंबर आ रहे हैं, सीसेट क्वालिफाई नहीं हुआ। पिछले साल का एग्जांपल बता रहा हूं, 105 नंबर आ रहे हैं, मैंने अपने हाथ से चेक किया है। सीसेट में 100, जीएस में 105, सीसेट क्वालिफाई नहीं हुआ। इससे बड़ा दुख जीवन में कुछ नहीं है। 5 साल की रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाए, वो दुख कम है, पर 1 साल की तैयारी में, 1.5 साल की तैयारी में जीएस क्लियर हो जाए और सीसेट क्लियर नहीं हुआ, जो क्वालिफाइंग पेपर था, ये बड़ा दुख है, या बड़ी चोट से
समझ में आ रहा है? इसीलिए सीसेट पे भी ध्यान देना है, और सीसेट पे ध्यान देने का बेस्ट तरीका है कि आप अपने इंग्लिश कंप्रहेंशन को क्या करो, स्ट्रॉन्ग। और कंप्रहेंशन स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? रीडिंग से होता है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग उसमें भी तो हेल्प करती है। और डेली आपकी लैंग्वेज पे कमांड बढ़ रही है, डेली आप न्यू वर्ड सीख रहे हो सर। आपको अलग से बता देंगे न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, उसके क्या फायदे हैं, ठीक है? पर पढ़ो, गेटिंग इट? और धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपकी लैंग्वेज पे कमांड बढ़ेगी, और लैंग्वेज पे कमांड बढ़ेगी जितना ज्यादा। मैं आपको एक सिंपल पेडागोजी बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू अ सीक्रेट अबाउट द लैंग्वेज, अबाउट द लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को सीखने का जो पेडागोजी है, किसी भी भाषा को सीखने का जो तरीका है, कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट डिमीनिंग देम, बट दिस इज नथिंग बट अ फ्रॉड, लेट मी टेल यू। अगर कोई कह रहा है कि 2 महीने में 3 महीने में इंग्लिश स्पीकिंग सिखा देंगे, ये फ्रॉड है सर, गलत तरीका। आई माई सेल्फ बिलोंग टू हिंदी मीडियम स्कूल, ठीक है, मैं हिंदी मीडियम का ही बच्चा हूं, बट टुडे आई कैन कम्युनिकेट विद एनीबडी इन द इंग्लिश। बात कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। इसका मतलब इसका कुछ तो सीक्रेट रिसीप होगा, और कोई सीक्रेट नहीं है, ये हमको पता है, बस इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। मुझे बताओ, आपको हिंदी किसने सिखाई? स्कूल वाली हिंदी नहीं, संधि समास की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदी बोलना किसने सिखाया? आपको आपके पेरेंट्स ने, आपकी फैमिली ने बोलना सिखाया, उन्होंने आपको हिंदी बोलना नहीं सिखाया। कभी घर वाले बोलते कि इसको हिंदी बोलना मैंने सिखाया? घर वाले बोलते हाँ इनको बोलना मैंने सिखाया, बोलते? मम्मी पापा कभी बोलते हिंदी बोलना मैंने सिखाया? नहीं। भाषा उन्होंने आपको नहीं सिखाई, उन्होंने आपको बोलना सिखाया। भाषा आपने कैसे सीखी? भाषा आपने कैसे सीखी बताओ? मम्मी, मम्मी बोलना आपका कैसे सीखे? सुन के। समझ में? किसी भी लैंग्वेज को बोलने का जो रास्ता है वो आपके कान से शुरू होता है। इफ यू वॉन्ट टू स्पीक एनी लैंग्वेज, यू हैव टू लिसन दैट लैंग्वेज, एज सिंपल एज दैट। कोई भी भाषा दुनिया की, आपको उड़िया बोलनी है, आप उड़िया को सुनो। आपको हिंदी बोलनी है, आप हिंदी सुनो। इंग्लिश बोलनी, इंग्लिश सुनो। आपको तमिल बोलनी है, आप तमिल सुनो। जितना अच्छे तरीके से आप उस भाषा को सुनकर डिसाइफर करने लगोगे, उतना ही इफेक्टिवली वो भाषा आप बोलने लगोगे। दिस इज द सीक्रेट। यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश इन 3 months बाय जस्ट लर्निंग द लेसन हाउ टू से, मतलब कैसे क्या किया जाता है। खाना खाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू ईट फूड, नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो बेस्ट पार्ट ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज is nothing but if you want to speak that language, then what is the way? You have to listen that language. इसका मतलब किसी भी लैंग्वेज की स्पीकिंग कब इंप्रूव होती है? जब आप क्या करते हो? लिसनिंग। अब मुझे बताओ, इंग्लिश स्पीकिंग क्यों इंप्रूव नहीं होती? क्योंकि लोग क्या नहीं करते? लिसनिंग। सबसे लीस्ट लिसनिंग करते हैं लोग। लोग इंग्लिश मूवी को हिंदी में देख रहे हैं, देख रहे हैं। पूरा नॉर्थ इंडिया जितनी ज्यादा साउथ इंडियन मूवीज देखता है ना, उस हिसाब से सबसे ज्यादा जो तेलुगु तमिल स्पीकिंग लोग हैं ना, वो नॉर्थ इंडिया में होने चाहिए। पर तकलीफ ये है कि सारी की सारी डब देखते हैं। अगर बाहुबली को तमिल में देखते और सारी फिल्में तमिल में देखने लग जाओ, तो ऑटोमेटिक आपको सारी चीजें तमिल में बोलने लग जाओगे आप, समझे? तो स्पीकिंग इसलिए इंप्रूव नहीं होती क्योंकि हम क्या नहीं करते? लिसनिंग नहीं करते, समझे? अब मुझे एक चीज बताओ, एक और, आपको इंग्लिश पढ़ना किसने सिखाया? सॉरी, आपको इंग्लिश लिखना किसने सिखाया? लिखना किसी ने सिखाया? डेफिनेटली स्कूल में सीखा सर, ए लिखना सीखा। पर ए को लिखने से पहले ए को पढ़ना सीखा होगा ना भाई। आपको ये 4 लाइन वाली होती थी ना, याद आ रहा है ना? उसके अंदर लिखते थे ये ए लिखा। अब आपको घर जाके नीचे पूरा का पूरा लाइन खाली रहता था, यहां ए लिख दिया, बोलता है इसको रिपीट करके लाना, लिखते थे बचपन में, पहली दूसरी क्लास में। तो घर जाके जब लिखते थे ए लिखना, यहाँ पे ए लिखने के लिए आपने पहले इस ए को क्या किया? पढ़ा। गेटिंग इट? इसका मतलब जब आपको राइटिंग करनी है, तो राइटिंग करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? रीडिंग। समझ में? इसका मतलब आपकी स्पीकिंग इंप्रूव होती है आपकी लिसनिंग से, और आपकी राइटिंग इंप्रूव होती है, लिखने का तरीका इंप्रूव होता है आपकी
रीडिंग से। ये एक जनरल पेडागोजी है भाषा सीखने की। अगर आप तमिल लिखना चाहते हो तो आपको तमिल पढ़नी आनी चाहिए, सिंपल सी बात है। और जितना इफेक्टिवली आप पढ़ोगे उतना इफेक्टिवली आप लिखोगे। ये चारों का जुड़ाव क्या है, अब ध्यान से देखो। अगर आप डेली बेसिस पे तेलुगु लिसन कर रहे हो, सुन रहे हो तेलुगु, समझ रहे हो, डेली तेलुगु सुन रहे हो, वंचिंदम्मा वंचिंदम्मा, इनकेम 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 कावले, सब सुन रहे हो, गाने सुन रहे हो कंटिन्यू। आप जब लिसन करोगे तो ऑटोमेटिकली आप क्या करने लगोगे, बोलने लगोगे। पर लिसन करते करते क्या आप रीडिंग सीख जाओगे? लिसन करते करते क्या आप राइटिंग सीख जाओगे? नहीं सीखोगे। लिसनिंग करने से क्या बढ़ेगा? स्पीकिंग बढ़ेगा। अब आप रोज रीडिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? रीड कर रहे हो। रोज रीड करने से क्या आप स्पीकिंग सीख जाओगे? सिर्फ रीड कर रहे हो रोज, रीडिंग रीडिंग, स्पीकिंग सीखोगे क्या? नहीं सीख पाओगे आप। रीड करने से आप क्या सीख पाओगे? राइटिंग, राइटिंग इट। इसको लगाओ यूपीएससी में। अब इसको कहां लगाओ? यूपीएससी में। अब मुझे बताओ, यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्या करना है? गोले लगाने। गोले लगाना इज इजी। मेंस में क्या करना है? राइटिंग। मेंस में क्या करना है? राइटिंग। और इंटरव्यू में क्या करना है? स्पीकिंग। राइटिंग कब इंप्रूव होती है? रीडिंग से। और रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्लासरूम में अगर मैं आपको एक टॉपिक समझा दूं तो आपने क्या किया? रीडिंग किया कि लिसनिंग किया? लिसनिंग से क्या इंप्रूव होगी? मेंस में क्या करना है? इसीलिए कहते हैं बुक्स पढ़ो जाके। इसलिए क्या कहते हैं? बुक्स पढ़ो। क्योंकि क्लासरूम में सर ने क्या किया? बोला है, आपने लिसन किया है। लिसनिंग से क्या बढ़ेगा? स्पीकिंग। राइटिंग नहीं बढ़ेगी। अच्छा आंसर तब लिख पाओगे जब आपने क्या करी है? रीडिंग। अब रीडिंग तो खैर करोगे, नोट्स बनाओगे क्लास में तो रीड करोगे जाके, पर इफेक्टिव रीडिंग कब होगी? जब बुक पढ़ोगे। और इसी इफेक्टिव रीडिंग में एक और चीज आएगी, दैट इज द न्यूज पेपर। क्योंकि वो न्यूज़पेपर जब आप पढ़ रहे हो डेली, तो वो न्यूज़पेपर आपकी रीडिंग स्किल्स बढ़ा रहा है, और रीडिंग स्किल बढ़ेगी तो आपकी राइटिंग स्किल बढ़ेगी। तो मेंस का आंसर वही लोग बहुत अच्छा लिखते हैं जो रेगुलरली क्या करते हैं? रीडिंग करते हैं, जो बुक्स पढ़ते हैं। क्योंकि बुक्स पढ़ने से, न्यूज़पेपर पढ़ने से रीडिंग तो बढ़ेगी बढ़ेगी, बट इसके साथ एक चीज और बढ़ती है जिसको कहते हैं आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी। इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्या कहते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग। और ये दोनों बहुत जरूरी है एक अच्छा आंसर लिखने के लिए। गेटिंग इट? दैट्स व्हाई बुक्स आर इंपॉर्टेंट। क्यों बुक्स इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्यों न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है? इसलिए क्योंकि न्यूज़पेपर का मतलब सिर्फ इस आई के डब्ल्यू में सिर्फ आई का नहीं है मामला, ये आई के बाद के और डब्ल्यू में भी कन्वर्ट करेगा अपने आप को न्यूज़पेपर। समझ पा रहे? तो अगर आप चाहते हो कि आपकी स्पीकिंग अच्छी हो, स्पीकिंग बोलना है, अच्छा बोलना, इंग्लिश अच्छी बोलना चाहते हो, अपने आप को इफेक्टिवली एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो डेली कम से कम 30 मिनट्स की क्या करनी है आपको? लिसनिंग, इंग्लिश सुनना है। अब मैंने बोला 30 मिनट की इंग्लिश सुननी है, लोग घर गए, ठीक है, 50 शेड्स ऑफ ग्रे लगा के सुनने लगे ध्यान से। क्या फिल्म है ये, कर क्या रहा है भाई मेरा, समझ रहे हो? है ना, टाइटैनिक लगा के सुन रहे हैं, है ना भाई, क्या बोल रहा है भाई रोज से, आइसबर्ग से कैसे टकरा गया जहाज हमारा, है कितनी सुंदर कश्ती कैसे टकरा गई, इंग्लिश में सुन रहा है वो। ये नहीं करना है। यू कैन वॉच इंग्लिश मूवीज, बोलते इंग्लिश मूवीज देखो बढ़ जाएगा, ठीक है, पर सही इंग्लिश मूवीज देखनी है जिसमें आपको कंटेंट भी मिले अपने काम का। समझ रहे हो? कोई भी फिल्म उठा के देखने लगे, नो नो, गलत बात। आपको सिंपली ये जो 30 मिनट सुनना है ना, वो सुनना है जो आपके कंटेंट से जुड़ा हो, आपके काम की चीज हो। क्यों ना मैं ऐसी कोई चीज सुनूं जो मेरे इंफॉर्मेशन और नॉलेज को बढ़ाए मेरे एग्जाम के लिए, ठीक। इसीलिए 30 मिनट आप सुनेंगे डिबेट। क्या सुनेंगे सर? डिबेट। और ये डिबेट वो डिबेट नहीं है जो अर्नब गोस्वामी कर रहा है, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, नहीं। ये टॉक्सिक न्यूज चैनल्स नहीं देखने हैं आपको, है ना। आज तक ये एबीपी न्यूज में सब कैमरा में बोल रहा हूँ, ये सब बेकार के न्यूज चैनल, सब कमर्शियलाइज हो गए न्यूज चैनल, ठीक है। आपको न्यूज चैनल देखना है सनसेट टीवी। क्या देखना है? पहले भी बताया है कई लोगों को, सनसेट टीवी। सनसेट टीवी गवर्नमेंट का न्यूज चैनल है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का न्यूज चैनल है तो अभी तक फिलहाल तो ऑथेंटिसिटी इसकी है, ठीक है। अब कब तक रहेगी इस पे शक है, पर अभी है। तो सनसेट टीवी पे कई सारे शोज आते हैं, उसमें एक शो आता है पर्सपेक्टिव। क्या आता है?
पर्सपेक्टिव। ये शो डेली आता है, डेली। क्या डेली पर्सपेक्टिव नहीं आता है? मंडे टू थर्सडे तो, मंडे टू सैटरडे तो आ रहा है ना, संडे को बस नहीं आता। मुझे बहुत साल हो गए यार, ऐसे क्या कर रहे हो? पहले इसका नाम द पर्सपेक्टिव तो आता है अभी भी, वो तो अपलोड नहीं हुआ वो यूट्यूब पे, टीवी पे तो रोज आता है। आपने कितना देखा इसको? तो फिर अरे तो मेरी बात सुनो, पर्सपेक्टिव जो है एक 25 से 30 मिनट्स का शो होता है, उसमें वो किसी एक डिबेट, एक इशू पे डिबेट करते हैं। एग्जांपल के लिए कंटेम्प्रेरी जो भी इशू चल रहा होता है, एग्जांपल के लिए इंडिया यूएस का रिलेशनशिप का टैरिफ का इशू चल रहा था अभी, तो उस पर डिबेट करते हैं। और डिबेट का होता है ऐसे नहीं हल्ला गुल्ला, उसमें 3 एक्सपर्ट बैठे हैं, तीनों अपनी अपनी क्या देते हैं, ओपिनियन देते हैं। हो सकता है पहले दिन सुनने में समझ में नहीं आए, क्योंकि वोकेबुलरी है, अलग अलग टर्म्स है, नहीं आएगा। पर मैं कह रहा हूं फिर भी आप क्या करो, सस्टेन, रुके रहो वहां पे। क्या करना है, रुके रहो। पहले दिन हाँ बोल देती है, नहीं बोलते ना, फिर भी घूमते हो ना उसकी गली में। इसको कहते हैं सस्टेन करना, कोशिश करना, प्रयास करते रहो। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजा, समझ रहे हो? तो कोशिश करते रहना है। तो धीरे 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 जब आप इस डिबेट को क्या करोगे, अपनी डेली प्रैक्टिस का पार्ट बनाओगे। और 25 से 30 मिनट, ये 25 से 30 मिनट आप कभी भी निकाल सकते हो। उसको एक्सक्लूसिवली तो जरूरी नहीं है, खाना खाते खाते निकाल सकते हो, कभी भी सुबह सुबह जल्दी निकाल सकते हो, अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आपको और इसको बिना सबटाइटल के देखना है, सबटाइटल के साथ नहीं देखना है, क्योंकि सबटाइटल अगर नीचे लिखा रहेगा तो आपका ध्यान किस पे रहेगा, सबटाइटल पे। और सबटाइटल पे ध्यान रहेगा तो क्या कर रहोगे, रीडिंग। और रीडिंग से क्या इंप्रूव होती है, राइटिंग। उसको क्या करना है, आपको सुनना है, क्योंकि जो शब्द की गूंज है वो दिमाग कान में जानी चाहिए, उसको धीरे धीरे डिसाइफर करना आएगा। ठीक है, तो आपको पर्सपेक्टिव को आपको देखना है रेगुलरली, और इसको रेगुलरली, क्योंकि ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है। अगर पुराना भी है, मान लो 3 महीने पुराना पर्सपेक्टिव है और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, तो उसको देखो, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक पर्सपेक्टिव है 3 महीने पुराना, तो देखो सर, इंपॉर्टेंट है? सबसे बढ़िया यूट्यूब का ये यूज हो सकता है कि आप राज्यसभा संसद टेलीविजन को क्या करो, सब्सक्राइब करो और ये चीज देखो, ये बेस्ट है। इससे आपकी ऑटोमेटिक धीरे धीरे आप देखोगे कि क्या इंप्रूव हो रही है, स्पीकिंग इंप्रूव हो रही है। और स्पीकिंग के लिए टेंस आना भी जरूरी नहीं है, मैं बता रहा हूं। मेरे को टेंस नहीं आते, अभी भी नहीं आते मेरे को पूछ लो कि भाई ये पास्ट परफेक्ट का क्या फॉर्मूला, मुझे नहीं पता। बट कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी गुड, नहीं दिक्कत होती, क्योंकि टेंस नहीं आना जरूरी है। बेसिक्स ऑटोमेटिक पता चलता है सुनते सुनते। फिर आता है आपका रीडिंग राइटिंग, हो गया। और रीडिंग राइटिंग में क्या होगा, न्यूज पेपर। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। तो ऐसा नहीं हो कि इंटरव्यू में गए और एकदम स्तब्ध रह गए। वो बंदा इतना अच्छा मेंस का स्कोर था उसका, लिटरली गुड स्कोर। मतलब अगर वो इंटरव्यू में 275 में से, अगर इंटरव्यू में 275 में से अगर उसके 150 मार्क्स भी आ जाते ना, तो भी उसका क्लियर हो जाता। 150 150 एवरेज स्कोर है इंटरव्यू का, 150 160 170, उसके कितने आए, 95। और उसका रीजन क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स तो छोड़ो, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी ठीक ठाक थी, बट उसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो हैंडल नहीं कर पाया उस प्रेशर को। ये 4 लोग अंधेरे कमरे में मेरे साथ क्या करने वाले हैं? 5 लोग, समझ रहे हो, एक्सप्लॉइटेशन, डरा सहमा, भय, प्रेशर को ना हैंडल कर पाने की क्या प्रॉब्लम। और वो क्यों था, क्योंकि वो एकदम नर्ड और गीक टाइप का स्टूडेंट था क्लास में। वो चुपचाप बैठा रहता है, उसका पीयर ग्रुप नहीं है। पीयर ग्रुप समझ गया ना, उसके आसपास बात करने वाले लोग नहीं है। और उसने कई बार बात करने वाले लोगों को इसलिए भी नकार दिया क्योंकि फिजूल की बातें करते, है ना, फिजूल की बातें करते। वो कह रहा छोटी गोल्ड का साइज छोटा हो गया, पैसे बढ़ा दिए। अभी फिजूल की बात करने वाले लोगों से उसने अपने आप दूर किया खुद को। अच्छी बात भी है, दूर करना चाहिए भाई। क्लासरूम के बाद बात होनी चाहिए, किस पे होनी चाहिए, किसी पॉलिटिकल इशू पे होनी चाहिए, पॉलिटी सब्जेक्ट पे होनी चाहिए। अपना पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी इज द एवरेज ऑफ 5 पीपल ही हैंग आउट विद। बोला था पहले भी, बताइए ये बात। आप अपने आसपास जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय गुजारते हो, आप उन्हीं लोगों का एवरेज हो, उन्हीं का एवरेज हो। चाहे आपके, मैं आई एम नॉट सेइंग कि पेरेंट्स के साथ टाइम मत गुजारो, बट व्हाट आई एम सेइंग कि ग्रोथ आपकी तभी होगी जब आप अपनी सराउंडिंग राइट लोगों को रखोगे, है ना। पंचायत वेब सीरीज देखिए,
पंचायत वेब सीरीज में वो जो नया सचिव आता है, उसको वो क्या बोलता है, खैनी खाइएगा। तो वो क्या बोलता है, खैनी खाता दिखते हम तुम्हें? बोलता है पढ़े लिखे आदमी चाय पीते होंगे, है ना। सीन देखा है। अब वो नया जो सचिव आया है उसको वो बोल रहा है खैनी खाइएगा। अब उस नए सचिव को तय करना है कि मुझे कोई इस व्यक्ति से कल बात करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि वो खैनी खिला रहा है। और वो पड़ोस जो पास में बैठा है वो भी कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, बोलता है पढ़े लिखे आदमी है चाय पीते होंगे। उसने भी कोई बड़ी बात नहीं करी, क्योंकि उनका जो सोचने का दायरा था वो वहीं तक था। और जब आपके आसपास वाले लोगों का सोच का दायरा लिमिटेड होगा, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आपका सोच का दायरा वो कभी बढ़ा नहीं सकते, वो आपके सोच के दायरे को सीमित करके घटा जरूर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि बाज जब उड़ता है ना आसमान में, तो उसको सामने बाज ही मिलता है, उसको सामने कबूतर नहीं मिलते, क्योंकि बाज को पता है उसकी उड़ान की सीमा कितनी है। और अगर आप उड़ रहे हो और आपको सामने कबूतर मिल रहा है, इसका मतलब आप उस हाइट पे नहीं उड़ रहे हो, आप अभी कबूतर वाली हाइट पे ही हो। गेटिंग इट? ये छोटी बात है बट इसके अंदर बहुत बड़ा रहस्य है कि आप अगर सही उड़ान पर रहोगे ना तो यू विल रेयरली गेट। और बाज को बाज मिलने की संभावना भी बहुत कम है, क्योंकि बाज की जनसंख्या बहुत कम है, और कबूतर तो इतने मिलेंगे जिसकी हद नहीं। समझे? तो सही हाइट पे उड़ना, सही रास्ते पे चलना, सही एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहते हैं कि सही लोगों की संगत में रहो, और वो व्यक्ति जो आपको पुश करता है, दो लोग भी रहे पर वो क्वालिटी लोग रहे और एक दूसरे की कैपेबिलिटीज को अगर पुश कर रहे हैं तो सफलता मिल जाएगी। बाकी ही ठीठी में टाइम कब निकलेगा ना, कुछ पता नहीं चलता। दैट्स व्हाई यू मस्ट सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल, एंड इफ यू आर नॉट फाइंडिंग द राइट पीपल, बुक्स आर द बेस्ट सराउंडिंग। लेट मी टेल यू, बुक्स आर द बेस्ट सराउंडिंग। किताब से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि किताब में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। कोई भी किताब आपको कभी भी धोखा नहीं देगी, दोस्त दे देगा धोखा। किताब कभी धोखा नहीं देती। किताब का जो नॉलेज है ना, वो आपको हमेशा एक स्टेप आगे ले जाएगा, हमेशा। ठीक है? दैट्स व्हाई बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स। और अगर आपको सही लोग नहीं मिल रहे ना, तो लोगों के साथ रहो ही मत। कहां रहो? किताबों के साथ रहो। बेस्ट सराउंडिंग बुक्स। ठीक है? और अब यूपीएससी की तैयारी में तो यू कैन रीड पेनल्टी ऑफ बुक्स, एंड आई पर्सनली सजेस्ट कि अपनी पूरी एकेडमिक्स की जो किताबें हैं उनके साथ साथ कोई भी एक 10 से 15 मिनट की रीडिंग आप डेली कर सकते हो, जो आपकी एकेडमिक्स से रिलेटेड नहीं है। यू शुड डू इट 10 से 15 मिनट, बट कोशिश करो ये 10 से 15 मिनट आप उन लोगों को पढ़ो जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है अपनी लाइफ में। यू कैन रीड द राइट थिंग्स, यू कैन रीड द लाइफ चेंजिंग बुक्स। कुछ भी पढ़ लो, ठीक है? कुछ भी ऐसी किताब पढ़ो जो आपके आइडियाज को क्या करे, डेवलप करे, जो आपको बेटर पर्सन बनाए। एटॉमिक हैबिट्स एक बुक है, एटॉमिक हैबिट्स आपके आइडियाज को बदलती है? एटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड अच्छी बुक है। हाँ, देयर सो मेनी। ठीक है? रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, नेपोलियन हिल की बुक है। ऐसी कुछ कुछ किताबें जो होती है ना, वो किताबों का अगर आप 2-3 पन्ना भी रोज पढ़ते हो ना, और उसको अगर आप अपने जीवन में उतारते हो, आप एक बेहतर पर्सन हो जाते हो, आप बदलने लगते हो। कल को जाके जिला हैंडल करना है ना, और जिला हैंडल करने के लिए आपके अंदर का एटीट्यूड सही होना चाहिए, और वो सब इन किताबों से आता है। तो ये 10 से 15 मिनट की रीडिंग कुछ नहीं है, रात को सोते सोते पढ़ लो। बुक पढ़ के सोना, उसके बाद नींद अच्छी आती। ऑल्दो कहते हैं कि बुक पढ़ते पढ़ते नहीं सोना चाहिए, ऐसा बोलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत पिछले करीब मेरे को 15 साल हो गए, मैं रोज बुक पढ़ता हूँ। बुक नहीं पढ़ो तो मेरे को नींद नहीं आती। कुछ भी उठा के पढ़ो, पर बुक पढ़ो, अच्छी किताब पढ़ो, 10 से 15 मिनट। ठीक है? अगर आपको सजेशन चाहिए तो पर्सनली पूछ सकते हो कि सर कौन सी किताब में पढ़ना स्टार्ट करूं, बता देंगे, जो हेल्प करेगी आपको। ठीक है? तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये सारी चीजें हमको करनी है। इसीलिए पूछो सर, ये फाउंडेशन कोर्स है, इसमें थोड़ा स्लो ही चलेंगे हम, और ये सारी बातें हम रेगुलरली करते रहेंगे। ठीक है? अलॉन्ग विद कंटेंट। आज हमने कुछ पढ़ा नहीं है ज्यादा, हमने सब्जेक्ट नहीं स्टार्ट किया आज। टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट द सब्जेक्ट। हम कल से सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो ये चीज आप नहीं भूलेंगे। ठीक है? स्पीकिंग से लिसनिंग करो सर, रोज 30 मिनट का डिबेट सुन सकते हो, और इससे बहुत बड़ा चेंज आएगा आपके अंदर। छोड़ना मत बस इसको, किसी भी चीज को एक ट्राई तो देना चाहिए ना।
पहली बार में ही मिलके, यू कैन नॉट बुक, कहते हैं ना, यू शुड नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर, कहते हैं ना, नहीं करना चाहिए। पर हम इंसानों में ये सीख होती ही नहीं है कभी कि हम कवर से जज नहीं करें। हमारा जजमेंट ही कवर के बेस पे होता है। हम इंसानों से मिलते हैं, पहली बार में अच्छा दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो अरे मजा नहीं आया यार, उसने बात अगर उस समय सही से नहीं करी तो अरे ये बेकार इंसान है। आपने पहले ही इंस्टांस पे उसको क्या कर लिया, जज कर लिया। और यही आदत हमारी जो होती है ना, वो प्रिंसिपल्स के साथ भी होती है, वही आदत हमारी हैबिट्स के साथ भी होती है। हम एक चीज करते हैं, इमीडिएटली रिजल्ट नहीं देती, हम उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मत छोड़ो। किसी भी इंसान को भी समय देना पड़ता है। एक इंस्टांस से, एक इंसिडेंट से किसी को जज नहीं किया जाता। उसी तरीके से एक हैबिट को भी जज मत करो। लिसनिंग करोगे 15 दिन, मैं कह रहा हूं स्पीकिंग में इंप्रूवमेंट आएगा। पर लिसनिंग करोगे 5 दिन और स्पीकिंग में इंप्रूवमेंट कि भाई शशि थरूर बन जाओगे पहले दिन, नहीं बन पाओगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा समय देके चलना, लिसनिंग और रीडिंग दोनों को। अगर आपके पास समय है तो रोज 1 घंटा 1.5 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ो सर, पढ़ो। न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए अलग से हम लोग क्लास लेंगे। ठीक है, एक क्लास लेंगे जिसमें न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, हम आर्टिकल्स भी डिस्कस करेंगे। तो गेट इट सर। तो गीक और नर्ड नहीं बनना है, अपनी सराउंडिंग को अच्छा रखो। ठीक है, अच्छा पेयर ग्रुप बनाओ। मैं बता रहा हूं, अच्छे पेयर ग्रुप से बढ़िया कुछ नहीं है। जो लोग सिंसियर एस्पिरेंट है, 1 2 लोग 3 लोग मिलके भी अगर एक दूसरे के साथ रोज किसी पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे, उनका खुद का नॉलेज भी बाहर आएगा, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी पता चलेगा, उनका स्पीकिंग भी इंप्रूव होगा, उनका नॉलेज भी इंप्रूव होगा। 15-20 मिनट रोज चर्चा कर सकते हो ना, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी खुलता है। क्योंकि जब आप पीयर ग्रुप के साथ चर्चा करते हो ना, तो आपके अंदर डर नहीं रहता, यार ये तो मेरे जैसा है। तो डर नहीं रहता तो आप थोड़ा सा क्या करते हो, खुलते हो। ठीक है, तो पीयर ग्रुप बनाओ, अच्छा पीयर ग्रुप। बड़ा बनाना जरूरी नहीं है, कहते हैं ना लाइफ बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब लंबी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, कहते ना। तो यू डोंट नीड अ बिग पेयर ग्रुप कि 20 लोगों का पेयर ग्रुप बना लिया। 20 लोगों का पेयर ग्रुप नहीं होता है, फिर वो किटी पार्टी होती है 20 लोगों की। 2 से 3 लोग, अच्छे लोग, सही चीजों पे बात करने वाले लोग, स्टिक टू द पॉइंट रहने वाले लोग, सिंसियर लोग, उतने ही चाहिए। और दोनों तीनों एक दूसरे की जो कैपेसिटी होती है उसको ऑगमेंट करते हैं, उसको हेल्प करते हैं, एक दूसरे को ही चैलेंज कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में चैलेंज कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टीट्यूट आने का पर्पज ही यही है, बाकी सारा काम घर पे हो जाता। इंस्टीट्यूट आने का पर्पज है मीटिंग द राइट पीपल, क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर विच इज ग्रोइंग एटमॉस्फेयर। ओके, और इस पूरी जर्नी में मैं बता रहा हूं, अगर 100 बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं, 100 में से 15 आपको सिंसियर मिलेंगे, 85 जो है वो हो सकता है खोने वाले लोग, जो इधर उधर खो जाते हैं। कभी कोई पार्टी में चले गए, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, होता रहता है, वो होगा ही होगा। बट आपको 85 के साथ रहना है या रिमेनिंग 15 को एक साथ रह के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, ये आपको तय करना है। तो इस थ्रू आउट जर्नी में इस चीज का भी ध्यान रखना है। स्टे विद द राइट पीपल, एंड इफ यू आर नॉट फाइंडिंग राइट पीपल, स्टे अलोन। इफ यू आर नॉट फाइंडिंग द राइट पीपल, स्टे अलोन। क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है। पता चला आपने बोला नहीं कोई तो मिलना ही चाहिए, ढूंढ रहे हो, किसी ना किसी खींच खींच के पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, नहीं, डोंट वेस्ट योर एनर्जी देयर। नॉट फाइंडिंग द राइट पीपल, बी विद यू, स्टे मोटिवेटेड, कीप इन टच विद द मेंटर्स। मेंटर्स से बात करते रहे, अपनी गलतियों को क्या करते रहे, एनालाइज करते रहे। गेटिंग इट? तो ये आप अपने रूटीन में अभी से डालें कि आप 30 मिनट तक ये शो देखें सर। इस शो के अलावा भी आपको कंटेंट मिलेगा। जब आप इस शो को सर्च करोगे तो ऑटोमेटिक आपको बेटर शोज क्या आएंगे, सामने आएंगे, जहां पे आप राइट चीज ढूंढ पाते। और ज्यादा नहीं, इतना ही। पता चला डिबेट देखने को बोला, सुबह से शाम तक डिबेट ही देख रहे हैं, है ना। एक दिन में कम से कम 15 पर्सपेक्टिव निपटा दिए, और उस पर्सपेक्टिव के चक्कर में खुद का पर्सपेक्टिव ही नहीं बना। इसका नाम पर्सपेक्टिव इसीलिए ताकि आप अपना पर्सपेक्टिव बना सको। ओके, पुटिंग थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव। ठीक, और करंट अफेयर्स के इश्यू आते रहते हैं इसमें। चलो, तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो आप में से मैं सबसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग क्या करेंगे, 30 मिनट्स का पर्सपेक्टिव डेली देखें और रीडिंग स्टार्ट करें। न्यूज़पेपर आपके पास इंडियन एक्सप्रेस है, आपके पास हिंदू है, आप दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हो। हिंदी मीडियम के लोग हैं, जनसत्ता पढ़ सकते हैं, पढ़ें जरूर। ठीक है, अब व्हाट इज हिस्ट्री से हम स्टार्ट हुए थे। चलो इसको तो डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज हिस्ट्री, बताइए। तो आपने बताया कि हिस्ट्री जो है वो क्या है सर, नोइंग अबाउट योर पास्ट, नो डाउट अबाउट इट, ये सही डेफिनेशन है सर।
आपके अतीत की हो चुकी घटनाओं के बारे में क्या करना, समझना, उनके बारे में पढ़ना, वो क्या होता है सर, हिस्ट्री होती है, नो डाउट अबाउट इट. बट देर इज समथिंग टेक्निकल अबाउट इट, देर इज समथिंग टेक्निकल अबाउट इट. ओके, नाउ द टेक्निकल पार्ट इज दैट हाउ विल यू गेट टू नो अबाउट योर पास्ट. आपको अपने अतीत के बारे में पता कैसे चलेगा कि आपको हिस्ट्री कहां से पता चलती है, अतीत कहां से पता चलता है, sources. There are some sources of your history, there are some sources sir. Okay, you get to know about history from the sources. आपको कहीं ना कहीं sources से पता चलेगा. अब sources बहुत सारे हैं, पर सबसे सिंपल सोर्स जो आपका होता है वो क्या होता है सर, आपकी राइटिंग्स होती है. राइटिंग्स, राइटिंग्स मतलब कुछ ना कुछ लिख के गए सर, लिख के गए, उससे पता चलेगा. और लिख के गए हैं, अब मान लो लिख के नहीं गए हो तो उसके पहले क्या रहा होगा, सब कुछ ओरल रहा होगा. भाई इतिहास में कभी ऐसा तो हुआ होगा ना कि लोग लिखना सीखे होंगे, और जब नहीं सीखे होंगे लिखना, उसके पहले हिस्ट्री नहीं होगी क्या, होगी. बट वो कैसे चलेगी सर, ओरल हिस्ट्री. समझ में आया, मतलब सिर्फ बातचीत से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन क्या हो रही है सर, बातें जा रही है, दैट इज कॉल्ड ओरल हिस्ट्री. समझ गए. अब यहां एक डिफरेंस आता है, वो ये आता है कि आपकी जब राइटिंग इंसान ने डेवलप करी, जब इंसान ने या ह्यूमन बींग्स ने लिखना सीखा सर, क्या किया, लिखना सीखा. लिखना जब सीखा, इसका मतलब वो क्या हो रहा है सर, वो लिटरेट हो रहा है. क्या हो रहा है, लिटरेट हो रहा है. लिटरेट होने से पहले का जो समय है, लिटरेट होने से पहले का जो समय है, मतलब लिखना जहां से सीखा उसके पहले का जो समय है, एग्जैक्टली उसके बाद के टाइम को कहा जाता है क्या, हिस्ट्री. समझ में आ रहा है. मतलब जब तक आप लिखना नहीं सीखे थे, जब तक आप लिखना नहीं सीखे थे, उस वाले पार्ट को हिस्ट्री नहीं कहा जाता. पहली बात तो ये समझो, ठीक है. और जब आप लिखना सीख गए, उसके बाद के पार्ट को क्या कहा जाता है, हिस्ट्री कहा जाता है. लिखना जब नहीं आता था आपको, उसके पहले का जो पार्ट है उसको कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री. क्या कहते हैं, समझ, मतलब लिखना सीखे उसके बाद का जो टाइम है उसको जनरली क्या कहा जाता है, हिस्ट्री कहा जाता है. और लिखना नहीं सीखे थे उसके पहले का जो है उसको क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री. समझ में आ रहा है. तो ये यहां तक आज बहुत है, क्योंकि हम काफी चीज डिस्कस कर चुके हैं. इससे आगे हम कल यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे कि हमारा हिस्ट्री क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है, और अब हम कैसे हिस्ट्री को आगे अप्रोच करने वाले और एंशिएंट हिस्ट्री कल स्टार्ट करेंगे. गेटिंग इट सर. जो चीजें बताई है उनको भूलना नहीं है, तकलीफ यही है कि हम भूल जाते हैं. करेक्ट चीजें हैं सारी, काम आएगी. ठीक है. तो टुमारो वी विल स्टार्ट विद द एंशिएंट हिस्ट्री. डू नॉट मिस द क्लास, क्लास मिस नहीं करना है. ठीक है, चले, चलिए सर, बाय बाय, कल मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू सर.